तो चलिए पास्ट के 20 इयर्स एनालिसिस के बेसिस पे स्टेट्स के सारे क्वेश्चंस देखते हैं, फिर एलआर के देखेंगे अगली वीडियोज में। उसके बाद हम जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के देखेंगे, यानी कि ओवरऑल सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टेट्स के पहला जो चैप्टर था स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन डेटा, उससे क्वेश्चन है द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा इज। क्या है क्विकेट मेथड? देखिए जब आप टेलीफोन करते हैं तो उससे जल्दी आपको डेटा मिलता है। मेल पे हो सकता है लेट से रिप्लाई करिए वो, लेकिन कॉल करते हैं तो डायरेक्टली उसी आदमी के पास पहुंचता है, तो वो जल्दी डेटा मिल जाता है। दूसरा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ट्रू क्या है इनमें से? देखिए स्टैटिक जो है वो इटालियन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका स्टैटिस्टा वर्ड होता है, ठीक है, तो ये रियल है। 2 का बी। 3 में ये जो है ये पूरा इनकम दिया हुआ है, कितने टोटल है? टोटल 90 लोग हैं और 90 लोगों का ये इनकम दिया है। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको 2500 से ज्यादा जो है वो इनकम मिलता है, उनका परसेंटेज क्या है? तो 2500 से ज्यादा मिलने वाले 45 है और टोटल कितने आदमी थे? 90। तो यानी कि कितना 50% वाले जो लोग हैं उनको जो है वो 2500 से ज्यादा अर्निंग हो रहा है। 3 का बी। आगे टेबुलेशन फॉर्म में जो होता है सोर्स ऑफ डेटा इफ एनी इज शोन इन द, वो कहाँ दिखाते हैं? टेबुलेशन में जो सोर्स ऑफ डेटा होता है अगर तो उसे कहाँ दिखाते हैं? तो उसे हम दिखाते हैं फुट नोट पे लास्ट में, अगर कुछ डेटा बच जाता है तो। अगला देखिए डिवाइडेड बार चार्ट इज गुड फॉर, किस चीज के लिए वो अच्छा होता है? तो देखिए वो बहुत सारे कंपैरिजन के लिए भी अच्छा होता है वेरिएबल का, या फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक होल से रिलेशन बताने में भी हेल्प करता है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी। आगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर क्लास लाइज बिटवीन, किन किन दो वर्ड दो संख्याओं के बीच में लाई करता है दो नंबर्स? तो वो है 0 और 1। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 में ये टोटल 300 एमसीक्यू होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। देखिए ऑब्जर्वेशन बताना है 350 से 400 के बीच में, और मोर देन 200 इतना है, ये इतना है, ये इतना है। तो पूछा है कि कितने जो फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 350 एंड 400, ये दोनों के बीच में। तो ये दोनों के बीच में जैसे आप निकालेंगे 350 400 यानी कि 25 माइनस 12 यानी कि 13 लोग बचे हुए। 25 माइनस 12 करेंगे तभी तो इन दोनों के बीच में आएगा। 12 वाला तो 400 से मोर देन है, देखिए 400 से ज्यादा उतना और 350 से जितना, तो ज्यादा वाला अगर घटा देंगे इसमें से तो इन दोनों के बीच वाला आ जाएगा, तो 13 ए। When the width class of all classes is same, frequency polygon has not the same area as the histogram। ये सही है या गलत है? ये गलत है, क्योंकि width जब सेम होता है polygon है the same area, यहाँ पे लिखा है has not the same area। आगे द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, हर कोई जानता है, अजीब वजाइब। आगे आइए अ टेबल हैज, कितने पार्ट्स होते हैं टेबल के? 5। द कॉस्ट ऑफ शुगर ऑफ मंथ हेल्थ रॉ मटेरियल लेबर, इतना सब कुछ दिया हुआ है, इन सब का कॉस्ट इतना है, ठीक है, यूनिट्स है, डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन है, अदर वेयर इतना इतना इतना। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल की बात करें, यानी सभी को जोड़कर लास्ट वाला को दिखाना है तो सभी को जोड़ दीजिए और सभी को जो है 1 1 करके डिवाइड कर दीजिए। एक बार आप क्या कीजिए 35 से डिवाइड कीजिए, फिर 12 से डिवाइड कीजिए, और ये वाला हो गया 35 12 इस सबसे, और जो सेंट्रल वाला होगा वो हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 92 डिग्री। 11th 12th फ्रीक्वेंसी डेंसिटी corresponding to a class interval is the ratio of, किसका रेशियो होता है? क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ का। इन ऑर्डर टू कंपेयर टू और मोर रिलेटेड सीरीज, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? या तो हम मल्टीपल बार चार्ट या फिर ग्रुप्ड बार चार्ट। ओके एंड एरिया हिस्टोग्राम क्या है? एंड एरिया डायग्राम इज, एरिया डायग्राम को क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम ही कहते हैं, डायग्राम हिस्टोग्राम। 15 मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यू जो होता है would ever be included in the class interval are called class boundary, बाउंड्री ही लास्ट होता है। चलिए ये देखिए दिया हुआ कितने सारे वर्कर्स हैं, मेल फीमेल सबका दिया हुआ है, डिफरेंस सब कुछ क्या रहता है? बेसिक इन्फॉर्मेशन रेशियो फीमेल मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन 2000 एंड 2004 इज, यानी कि इसमें और इसमें इन दोनों के बीच में क्या पूछ रहा था? रेशियो ऑफ फीमेल मेंबर्स। जब आप रेशियो निकालेंगे कुछ कुछ इसमें कॉमन से, तो कॉमन्स को हटा हटा कर तो आपको पता चलेगा कि उसका रेशियो जो था 25 और 292 था। द लोअर क्लास बाउंड्री इज, लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? बी लोअर लिमिट टू द लोअर क्लास लिमिट। 18 द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी फॉलोज, कैसा? बेल शेप्ड को फॉलो करता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके का होता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। आगे आउट ऑफ द, इसमें भी वही है कि ये जो है वो 3 चीजें दी हुई है और पूछ क्या रहा है
व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स जो दी वर्ल्ड कप। कुछ कुछ कॉमन्स हैं जो सारे मैचेस को देखते हैं, ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं, तो उन सब कॉमन चीज़ों को हटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो 260 मेंबर्स थे वो जो एग्रीकल्चर वर्कर्स थे जो कि वर्ल्ड कप मैच देखे, टीवी पे देखे थे, एक नॉन टीवी और एक टीवी। मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, मीडियन कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो आपका मीडियन जो है वो ऑब्टेन होता है 20 का चीज है उजेब से होता है मीडियन, हाँ मीडियन से। आगे इन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्टली हम ओरल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, ये पॉसिबल, नॉट पॉसिबल और डिजरेबल टू अप्रोच इनफॉर्मेंट डायरेक्टली, ये थोड़ा सा नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, डिजरेबल टू अप्रोच इनफॉर्मेंट डायरेक्टली आप नहीं पहुंच सकते, ठीक है। इनडायरेक्ट ओरल, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली होगा ये, तो बी नॉट पॉसिबल। सर्कुलर डायग्राम्स आर ऑलवेज कैसे होते हैं, ये होते हैं 2 डायमेंशनल। The column headings of a table are known as, the column headings of the table are known as, the 23 का आप देख लीजिए डी कैप्शन कहते हैं इसे। 24 सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा क्या है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट सोर्सेज, गवर्नमेंट सोर्सेज को या इंटरनेशनल डेटा को देखकर हम कुछ बना रहे हैं तो क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्स हो गया, प्राइमरी में तो हम खुद जाते हैं। आ गया फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा फाइंड द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इफ क्लास लेंथ इज गिवन एज 5, क्लास लेंथ 5 दिया हुआ है, मिनिमम मैक्सिमम फाइंड कीजिए, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालिए, इंटू 5 कीजिए तो 39 के लगभग, क्लास इंटरवल निकालें तो लगभग 8 के, तो दोनों को जो है वो डिवीजन कर दीजिए तो आपका जो आएगा वो 8 के लगभग में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए नंबर ऑफ क्लास इंटरवल लगभग 8 है, 39/5 यानी 8। 26 द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा रिलेटिंग टू मंथली एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम्स बाय ए फैमिली इज, क्या होगा उसके लिए आप पाई डायग्राम बना सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्टैटिकल डेटा, स्टैटिकल डेटा क्या है, एक राम है जिसका हाइट ये है, श्याम एंड हरि है जिसका हाइट ये और इतना है। देखिए जब 2-3 चीजों की रिलेशन बताता है उसी को स्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब वो 50 ईयर ओल्ड है उसे स्टैट्स थोड़े पता चला है, 2-3 चीजें होंगी तभी पता चलेगा, और अलग अलग भी होनी चाहिए तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए सब कुछ सेम ही था, और यहाँ पे जब देख रहे हैं तो श्याम हरि यहाँ तीनों का कंपेरिजन था। आगे ये 28 ये क्या है, सेल्स है लास्ट के 4 मंथ का, ठीक है। पूछ क्या रहा है, द एबव डेटा रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिविजुअल, क्यों, क्योंकि अब देखिए ऊपर जो डेटा है वो XYZ लिमिटेड की बात कर रहा है, यानी सिर्फ एक कंपनी की बात कर रहा है, तो बस इंडिविजुअल हो गया और क्या। आगे मिड वैल्यू आर आल्सो कॉल्ड एज, मिड वैल्यू को क्या कहते हैं, मिड वैल्यू कहते हैं क्लास मार्क, क्यों, क्योंकि लोअर प्लस अपर बाय 2 यही होता है क्लास मार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल कौन सा नहीं है, तो लाइन डायग्राम नहीं है, लाइन डायग्राम में तो कुछ होता ही नहीं, वो तो सीधा होता है। लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप मीट एट ए पॉइंट नोन एज मीडियन। आगे अरेंज द डायमेंशन ऑफ बार डायग्राम, क्यूब डायग्राम एंड पाई डायग्राम। अब ये देखिए 1 3 2, पहले बार 1, इसमें इसको 3 पर रखिए, लास्ट में होता है क्यूब, पाई होगा 2 में, बार जो है छोटा होता है उससे पाई और फिर क्यूब, 1 3 2 सीक्वेंस में रखना है, क्योंकि एक के पास तो 1 डायमेंशनल है, एक 3 डायमेंशनल, एक 2 डायमेंशनल है, तो अरेंज करना तो उसको। और पूछ रहा विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम वन कैन फाइंड, हिस्टोग्राम से क्या फाइंड कर सकते हैं, हिस्टो मो मोड हो गया। नेशनलिटी ऑफ ए पर्सन इज क्या है, एट्रीब्यूट है, डिस्क्रीट है, ये तो एट्रीब्यूट है, क्यों, क्योंकि नेशनलिटी को हम देख नहीं सकते, जो चीज को देख नहीं सकते उसे एट्रीब्यूट कहते हैं, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। इफ यू प्लॉट लेस देन एंड मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी देन द ग्राफ प्लॉटेड इज, वो क्या होगा, वजाइज होगा। आगे है 36 द प्राइमरी रूल्स दैट शुड बी ऑब्जर्व्ड इन अ क्लासिफिकेशन, क्या होनी चाहिए प्राइमरी रूल, प्राइमरी रूल होनी चाहिए कि द क्लास शुड बी एग्जॉस्टिव और द क्लासेस शुड बी अनएम्बिगुअसली डिफाइंड, ठीक है। तो बी 2 and 3 ये करेक्ट है। यूजिंग उजाइव वी कैन डिटरमाइन, उजीब से हमको क्या मिल जाता है, तो मिल जाता है मीडियन और क्वार्टाइल दोनों मिल जाता है, तो सी। मोड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, मोड किससे, हिस्टोग्राम से भी ले सकते हैं, हिस्टो मोड लिख रहे हैं। 39 द डेटा ऑब्टेन्ड बाय द इंटरनेट आर, प्राइमरी है सेकेंडरी, सेकेंडरी है, पहले इंटरनेट पे अवेलेबल होता है डेटा, उससे हम अवेलेबल करवा रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो वैसे वैसे क्वेश्चन होंगे जिनको आप विदिन 10 सेकंड्स आप बना लेंगे, ठीक, ऐसे क्वेश्चन, कुछ तो ऐसे जिनको 2-3 सेकंड में भी बना लेंगे, लेकिन 10 सेकंड मानकर चलिए सारे क्वेश्चंस वैसे होंगे, इजीएस्ट क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि स्टेट्स में बहुत हार्ड पूछता है, ठीक है।
तो उसको हम देख रहे हैं और बहुत अच्छे से देख रहे हैं। और सारे जो क्वेश्चंस हैं वो या तो डायरेक्ट क्वेश्चन है या फॉर्मूला बेस्ड है, ऐसा ही आता है स्टैट्स में। द स्टैटिस्टिकल मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम अ सैंपल ऑब्जर्वेशंस अलोन हैव बीन टर्म्ड एज स्टैटिस्टिक। When the two curves of an ogive intersect, the point of intersection provides क्या provide करता है? Second quartile. Frequency density can be termed as frequency, इसको क्या कर सकते हैं? Class frequency to the class length. C. 43. The chronological classification of data are classified on the basis of time. Chronological की बात कर रहा था। आगे Arrange the following dimensions by, देखिए पाई, बार और क्यूबिक। तो पाई बार को क्यूबिक है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो पाई आ जाता है, पहले क्या आता है? पाई नहीं, पहले बार आता है। तो पहले पे बार, यानी कि सबसे पहले जो है ये आएगा। अगला सबसे लास्ट में आता है क्यूब। क्यूब हो गया आपका तीसरा, तो लास्ट में यानी कि 3 होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट में 3 है। और दूसरे नंबर पर आना चाहिए पाई। पाई है 1 पर, तो पहला पे बी, तो ये देखिए 2 1 3। ठीक है, 2 1 3 हो गया। डी आगे आइए, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 20 से 30 तक और पूछा गया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास द फ्लोइंग डेटा इज। फ्रीक्वेंसी पूछ रखी क्या है? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है 45 पे, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाल कर उसमें से आगे वाले से माइनस करेंगे। जैसे 13 में से 5 माइनस किए, 5 लिए पहले 13 में से 5 माइनस किए तो 8, फिर 28 में से 13 15, ऐसे कर करके हम फ्रीक्वेंसी निकाल लिए। तो क्या आया? सी। सी में क्या था? कितना फ्रीक्वेंसी है? 15। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाय विच मीडियन इज कैलकुलेटेड। किससे? ओजाइव से। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल क्या नहीं है? तो लाइन जो है वो 2 डायमेंशनल नहीं होता है। जैसे वही क्वेश्चन था, फ्रॉम विच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी कैन कैलकुलेट पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू किससे मिलता है? हमको ओजीव से ही मिलता है। आगे ये डेटा गिवन बिलो रेफर्स टू द मार्क्स गेन्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। देखिए बिलो 10 बिलो 20 के सारे मार्क्स उन लोग को मिल रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग मार्क्स, अब बोल रहा है कि लेस देन तो सब दिया हुआ है, मोर देन 30 कितने लोग लाए हैं? तो मोर देन 30 के लिए आप उसका क्या कीजिए? फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए लेस देन वाला, और फ्रीक्वेंसी निकाल कर आप पता कर लीजिए। तो उससे जो आंसर आपका आ रहा है वो आ रहा है सी 35। क्यों? क्योंकि मार्क्स मोर देन 30 जो है वो 19 प्लस 16 है, ये वाले। ये देखिए 30 से 40 40 से 50, यानी 30 से ज्यादा लाने वाले 35 से लड़के। देखिए कॉस्ट ऑफ शुगर, रॉ मटेरियल, लेबर, सबका कॉस्ट दिया हुआ है और यूनिट दिया हुआ है उनका। एंड द डिफरेंस बिटवीन दियर सेंट्रल एंगल पूछ रहा है, यानी कि इन सभी को जोड़कर और एक एक बार रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मिड वैल्यू है वो कितना है? 92 है। ऐसा क्वेश्चन रिपीट करता है। 51 देखिए, व्हाट इज एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज किसे कहते हैं? जिसमें अपर लिमिट नहीं गिवन होता है। किसमें? क्लास फ्रीक्वेंसी में। क्लास फ्रीक्वेंसी में अपर लिमिट नहीं होता है तो उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव। आगे अब पाई चार्ट डायग्राम यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फ्लोइंग डेटा। ठीक है, दिया हुआ डेटा द सेंट्रल एंगल पूछ रहा है, इसमें भी तो सेम है वही क्वेश्चन ऊपर वाला जैसा। सबको जोड़कर ऊपर एक बार बेस ले लीजिए सभी को, और नीचे मतलब एक एक करके रेशियो की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और 360 से मल्टीप्लाई कीजिए। एंगल निकालना है तो आपको पता चलेगा कि 120 और 90 जो है सेंट्रल था। वेल्थ टैक्स का देखिए डिफरेंस मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन डेटा, उसको क्या कहते हैं? मिनिमम मैक्सिमम के डिफरेंस को उसको कहते हैं रेंज। क्लास इंटरवल दिया हुआ इतना इतना, अब पूछ रहा है कि द फर्स्ट क्लास क्या होगा, तो आप निकालिए d/2 की जैसे का समीशन 0.5 आ रहा है, 10 माइनस 0.5 तो वो क्या रहा है 9.5 टू 14.5। ये आसान है। यहाँ पे आप सिंपल सा देखिए ना कि 10.5 जो 10 दिया हुआ है तो उसमें जब क्लास इंटरवल से फर्स्ट क्लास निकालते हैं तो इससे एक नीचे पॉइंट आधा हाफ पीछे जाते हैं, यानी कि 9.5 कर देते हैं और सामने वाले में प्लस कर देते हैं, तो नेक्स्ट 14 जो था वो 14.5 हो जाएगा। बी ऐसा भी पूछता है। द डिफरेंस अपर और लोअर का जो है डिफरेंस उसे क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल कहते हैं। लिमिट की बात कर 200 एम्प्लॉय है ऑफिस में, 150 मैरिड है, टोटल एम्प्लॉय इतना है, जिसमें 120 मैरिड है। पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फीमेल अनमैरिड। तो देखिए कॉमन निकाल के आप जो है वो फाइनली निकाल लेंगे कि जो 10 जो है वो अनमैरिड है फीमेल। लेस देन ओजाइव इज क्या है? कैसा होता है? ए शेप होता है। 58 द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मार्क्स ऑफ द ग्रुप। एक मार्क्स दिया हुआ है ग्रुप का, पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स गोट्स मार्क्स लेस देन 50%। 50% से लेस देन लाने वाले कितने हैं?
सबसे पहले आप जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और यहाँ पे जो है वो CI में जो आप लिए उसमें देखिए लेस देन 50% लाने वाले जितने उन सबका सम कर दीजिए 25, 15, 20 तो आ जाएगा 60। टू ड्रॉ हिस्टोग्राम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी, कैसा होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव होनी चाहिए 60। द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्राम टू रिप्रेजेंट 5-year प्लान, 5-year प्लान को रिप्रेजेंट करना तो पाई चार्ट में सीधे आप कीजिए ना। इफ द फ्लक्चुएशंस in the observed value are very small as compared to the size of the item, it is represented by, किससे रिप्रेजेंट किया जाए, फॉल्स बेसलाइन। फॉर कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए द क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी, कैसा होना चाहिए हिस्टोग्राम के लिए क्लास इंटरवल, कौन होनी चाहिए भाई, 100 persons are classified into मेल फीमेल ग्रेजुएट एंड नॉन ग्रेजुएट इट द डेटा, इसे कौन सा डेटा, ऑर्डिनल डेटा कहेंगे, ये ग्रेजुएट है नॉन ग्रेजुएट है वो देख ऐसा ऐसा कुछ चीजें जो ऑर्डिनल होती है। कार्डिनल क्या होता है, जिसमें नंबर होता, ठीक है। अब 100 पीपल लेकिन क्लासिफाइड अलग अलग है, द क्लासिफिकेशन इज, तो जो क्वालिफिकेशन है जो क्वालिफाइड है इधर उधर वो क्या हो गया, ऑर्डिनल डेटा हो गया। और सीधे नंबर की बात करता तो कार्डिनल हो जाता। आगे आइए, इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बोथ लेस देन एंड मोर देन, तब जो कर्व होगा उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा मीडियन। हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ सीरीज, कौन सी सीरीज के लिए, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हिस्टोग्राम की बात कर रहा है। कर्व ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स व्हिच एक्स कोऑर्डिनेट्स आर द अपर लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर कोरस्पोंडिंग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसे क्या कहेंगे, उसे आप कह देंगे ओजाइव। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन ओजाइव से मिल रहा है, ओजाइव, मीडियन, मोड, पहला चैप्टर से जो है ना लगभग 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 150 एंड 200, तो वही बात कर रहा है कि इन दोनों के बीच में कितना है, इनसे 28 और ज्यादा क्या बात, 28 में से 5 हटा दीजिए 23 हो जाएगा, इसका आंसर डी क्या है। ओहो 150 और 200 की बात कर रहा है, 150 और 200, 28 63 में से 28 घटाइए, सॉरी तो आएगा 35। द नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट इन 7 days दिया हुआ है इतना, व्हाट विल द नंबर ऑफ केसेज व्हेन 4 और मोर एक्सीडेंट्स अकर, मतलब मोर देन 4 पूछ रहा है कि किस में होगा, तो आप जो है फ्रीक्वेंसी बनाइए और आपका जो आंसर होगा वो सी होगा 26। द मोस्ट कॉमन फॉर्म डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या है वो है हिस्टोग्राम। देख रहे हैं हिस्टोग्राम सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है, हिस्टोग्राम और ओजाइव। क्लासिफिकेशन इज ऑफ कितने टाइप, 4 टाइप। द चार्ट दैट यूजेस लोगरिथम ऑफ वेरिएबल, अच्छा रेशियो चार्ट। 72 फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 एंड 300, 250 एंड 300 की बात कर रहा है, तो इसमें जो 38 में से 15 घटा दीजिए तो इसमें 23 आएगा। बिटवीन की बात कर रहा है, ये मोर देन गिवन है, देखिए वैल्यू मोर देन, यानी कि 300 ज्यादा 15 और 250 ज्यादा 38, तो इन दोनों के डिफरेंस निकाल देंगे तो इन दोनों के बीच का वैल्यू आ जाएगा। आगे द डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट्स आर, कैसा, सेकेंडरी डेटा है क्योंकि पर्सनली हम थोड़े जाने, पहले तो वो छप रहा होगा सेंसस, फिर हम लोग डेटा कलेक्ट करें। इन द कलेक्शन ऑफ डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरव्यूज मेथड्स, इन कलेक्शन ऑफ डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरव्यू मेथड्स, इंटरव्यू मेथड कौन सा है, पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोन, पब्लिश डेटा तो है नहीं, तो ए एंड बी है। फॉर कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट के लिए द क्लास इंटरवल्स ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी, किस टाइप का होना चाहिए क्लास फ्रीक्वेंसी, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम इक्वल ही होनी चाहिए, ऊपर भी हम लोग देखे थे। प्रॉफिट्स मेड बाय XYZ बैंक विच इज ब्लू चिप कंपनी इज डिफरेंट ईयर टू ईयर, तो उसे क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस कहेंगे, बार बार डिफरेंट हो जा रहा है। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या हो सकता है, ए टेक्सचुअल भी हो सकता है, टेबुलेशन भी हो सकता है, ओरल में तो प्रेजेंट नहीं कर सकते ना आप किसी भी डेटा को, तो ए एंड बी, डी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। आगे ये इफ द डेटा रिप्रेजेंट कॉस्ट स्पेंट ऑन कंडक्टिंग एन एग्जामिनेशन अंडर वेरियस नीड्स, क्या बोला है, इफ द डेटा रिप्रेजेंट कॉस्ट स्पेंट ऑन कंडक्टिंग एन एग्जामिनेशन अंडर वेरियस नीड्स देन द मोस्ट वैल्यूएबल सुटेबल डायग्राम विल बी, कौन सा डायग्राम सबसे सुटेबल होगा अगर डेटा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट को, कैसे कॉस्ट को, जो कंडक्ट एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें कॉस्ट लग रहा है उस पे, तो उसे कहेंगे पाई डायग्राम। अब सुनिए क्या भाषण दिया रहा है बगल में जल्दी से मर जाए है। अगला फ्रीक्वेंसी डेंसिटी
कोरेस्पोंडिंग टू द क्लास इंटरवल इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कोरेस्पोंडिंग टू द क्लास इंटरवल इज द रेशियो ऑफ टू बी क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ। 79 के बाद 80, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन ओजिव एंड ग्रेटर देन ओजिव कर्व्स गिव्स अस, वो क्या देता है हमें, वो तो मीडियन देता है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ओजिव जो होता है वो हमें देता है मीडियन, जब वो लेस देन मोर देन दोनों जो है वो जुड़ते हैं। तब ऑफ अ टेबल इज द, क्या है वो भाई, वो लेफ्ट पार्ट है टेबल डिस्क्राइबिंग द, जो रो को डिस्क्राइब करता है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कोरस्पोंडिंग टू अ क्लास इंटरवल इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, बोल रहा है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कोरस्पोंडिंग टू क्लास इंटरवल इज द रेशियो ऑफ क्लास लेंथ टू द फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ। 82 का, ओहो 82 का आंसर नहीं देखो क्या, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कोरस्पोंडिंग टू अ क्लास इंटरवल इज द रेशियो ऑफ द, समझ जाइए आप, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ, क्योंकि वो क्वेश्चन पहले भी मैंने टिक कराया था तो आप याद रखिए। 83 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ, किसके कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, हिस्टोग्राम के डेंसिटी की बात करना, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। पिछला क्वेश्चन को इसलिए मैंने स्किप किया क्योंकि वो मैं पहले बताया हूँ तो आपको याद होगा, पहले ही वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसीडर्ड फॉर, किस चीज के लिए कंसीडर किया जाता है चार्ट बार, डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसीडर्ड फॉर कंपेयरिंग टू अन रिलेशन, ये दोनों होता है डी, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया लेकिन फिर भी बता दो। ये देखिए फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 12 17 इतना, फ्लोइंग डेटा है और बोल रहा है कि ये कौन सा डेटा है, कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट है, क्युमुलेटिव है, कौन सी डेटा है, 35 का जो है वो आपका है बी, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग चीजें हैं देख लीजिए, कंटिन्यूअस तो है नहीं, देखिए एफ एक्स है, सब कुछ अलग अलग है, यहाँ पे कुछ नाम तो दिया नहीं है कि एक्स इस प्रकार का, अगर एक दिया होता तो पता चलती है क्या है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यों फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, ये एक्स अलग है एफ अलग है। आ गया ये, हिस्टोग्राम इज यूजफुल टू डिटरमाइन ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ, किस चीज का वैल्यू वो डिटरमाइन करता है, हिस्टो मोड, देखिए फिर से वही आ गया, ओहो क्या हो, हिस्टो तो मोड दोनों ओ आ रहा है। डेटा आर सेड टू बी, क्या प्राइमरी सेकेंडरी, इफ द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, अगर खुद रिस्पॉन्स वाला कलेक्शन करे तो प्राइमरी डेटा हो गया। सुटेबल ग्राफ फॉर रिप्रेजेंटिंग द पोर्शन ऑफ टोटल इनटू सब पार्ट्स इन स्टैटिक्स इज, क्या होता है, पाई चार्ट होता है, पोर्शन को डिफाइन करता है तो सब पार्ट्स में छोटे छोटे में। अब देखिए द नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिकुलर आइटम्स अकर्स इन अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड इट्स, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स, ये देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी तो होता है भाई, कौन सा कितना रिपीट कर रहा है, कितना बार हो रहा है। एन ओजिव इज, ओजाइव इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, किस चीज का, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का है भाई। अब ये देखिए क्लास और फ्रीक्वेंसी दोनों दिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि 20 to 30 में क्लास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 20 to 30 में ये देखिए टी, ओहो विच ऑफ द फ्लोइंग इज सुटेबल फॉर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या सुटेबल है, ओजिव हिस्टोग्राम, आंसर ए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओजाइव इज ग्राफ सुटेबल, ओजिव ही आता है हमेशा। ये देखिए क्या पूछा था, which of the following graph is suitable for cumulative frequency, ओजिव रेस्पॉन्सिबल है। एक सेकेंड, हिस्टोग्राम कैन बी नोन एज क्या, रेक्टेंगल, उसी प्रकार का होता है रेक्टेंगल। दिस सीरीज इज कंटिन्यूअस, क्या एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, क्या एक्सक्लूसिव, कोई कंटिन्यूअस का तो, क्योंकि इंक्लूसिव हो जाएगा वो तो स्टॉप हो जाएगा। ओजिव ग्राफ इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग, ओजिव से हमें क्या मिलता है, मीडियन। हिस्टोग्राम से क्या हमको मिलता है, हिस्टो मोड, देख रहे हैं हिस्टोग्राम और मोड का कितना जबरदस्त रिलेशन है। अगला लास्ट है शायद ये फर्स्ट चैप्टर का, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, हाँ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंट अगर आप कर रहे हैं तो वो जी 97 चैप्टर 1 खत्म। अब देखिए मीन मीडियन मोड वाले चैप्टर से जाते हैं, ठीक है, तो आइए इसमें भी आ जाते हैं।
चिंता मत करिए, सारे जो क्वेश्चन है वो पास्ट ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, आपके एमटीपीज में भी मिल जाएंगे, आपके मटेरियल में भी मिल जाएंगे। तो ओवरऑल सब कुछ यहाँ पे रिकॉल होने वाला है और लास्ट 20 ईयर्स का है। ठीक है, अगला देखिए, इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाई इतना 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 एंड द मोड ऑफ एक्स इतना है तो मोड ऑफ वाई, तो वाई इज इक्वल टू अब निकाल लेंगे, कितना आएगा 23 माइनस 10 यानी कि 13। ये देखिए यहाँ पे जो है वो आपका जो है वो हार्मोनिक मीन पूछ रहा है, जिसका फॉर्मूला है 2ab बाई a प्लस बी, उससे निकाले तो 24 किलोमीटर आपका आ गया। देखिए फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, कौन सा फॉर्मूला जो है वो सही है, रिलेशन बताइए। तो फॉर्मूला जो सही है वो ये है, एच डी इज इक्वल टू 3/2 क्वार्टाइल एविएशन। अब इससे आप मैच नहीं कीजिएगा, वो फॉर्मूला इससे भी आप डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, तो बेसिकली वो जो है वो डिराइव पूछा है और कुछ पूछा नहीं है। 4 क्वेश्चन नंबर 5, मीडियन दिया हुआ है इतना इतना इतना, द मीडियन ऑफ द डेटा इज, मीडियन जो है इन डेटा का क्या होगा, तो मीडियन निकालिए n+1/2, 8+1/2 4.5 और उसका जो है वो 4 + 4 जो 0.5 है उसका देखेंगे तो समथिंग बच जाएगा 0 पॉइंट समथिंग, तो उसके वैल्यू को निकाल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आ रहा था आपका 9.5। ये बनाना बहुत आसान है, 4.5 आ जाता है तो 4 प्लस 0.5 है तो फिफ्थ वाला देख लीजिए आप, तो दोनों का डिफरेंस जो था वो क्या था, उसको आप निकाल दीजिए तो क्या बच जाएगा आपका 9.5 बच जाएगा। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हेन द डेविएशंस आर, स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है जब डेविएशंस लिया जाता है अरिथमेटिक मीन से, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड टू बी सेट फॉर डिस्टिंक्टिव पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस के लिए कौन सा सही है, पहले आप ये बताइए। तो इसके लिए सही है एम इज ग्रेटर देन जीएम देन एचएम, यही होता है ना, क्योंकि ये वाला तो डिस्टिंक्ट के लिए आता नहीं है, डिस्टिंक्ट के लिए ये आता है। आगे ये इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन एंड स्कीवनेस, क्या क्वार्टाइल्स। अगला एरोप्लेन है और इसमें पूछा क्या है आपसे, एवरेज स्पीड। तो देखिए पहले तो ये समझिए कि जब एवरेज स्पीड ये सब पूछता है तो उसमें हार्मोनिक मीन हमें फाइंड करना पड़ता है। हार्मोनिक मीन वो निकाल दिए 2/1/50 प्लस 1/700 जो दिया हुआ था और 2 ऊपर एवरेज वाला, तो कितना आ गया आपका 583.33 बी। देखिए वही क्वेश्चन जो ऊपर था उसको फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स, कौन सी ये रिलेशनशिप वो सही है, तो वो सी सही है, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। 18 आर कॉल्ड रेशियो एवरेजेज, किसको किसको रेशियो एवरेजेज कहा जाता है, एम और जीएम को रेशियो एवरेजेज कहा जाता है। सी एक्सट्रीम वैल्यू जा रहा है, कहीं 19-20 क्वेश्चन कहा गया, तो देखिए वो ऐसे क्वेश्चन है तो जो कि मतलब आसान थे और रिपीट किए हुए हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली वैल्यूज हैव कितना इफेक्ट ऑन मोड, करें कि एक्सट्रीम वैल्यू का क्या इफेक्ट होता है मोड पे, भाई एक्सट्रीम वैल्यू है तो वो तो बाहर है, कुछ इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। मीन सैलरी दिया हुआ है सब कुछ और आपसे पूछा क्या है कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन जब पूछा है तो n1 x1 प्लस n2 x2 बाई n1 प्लस n2 निकालेंगे तो 6 1 किधर गया, ए का आंसर आ गया। द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज, सबसे अच्छा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। If there are two groups 75 and 65 harmonic means containing 15 and 13 observation, the combined HM पूछ रहा है, तो combined HM पूछ रहे n1 plus n2 by n1 by h1 and by n2 by h2, तो ये अब लगा देंगे तो आपका जाएगा 70। देखिए अब पूछ रहा है जीएम, जीएम ऑफ 468 क्या होगा, आप जब फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक में तो आपका आएगा 5.77। ठीक है 27 का और 29 क्या है कि क्वार्टाइल डिवीजन, तो कहेंगे 28 कहाँ गया, सुनिए फिर से बता दे रहा हूँ, वो ऐसे क्वेश्चन थे जो रिपीट कर रहे थे या फिर मोस्टली वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं थे और क्या कहते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे। जो भी हम क्वेश्चन उठाए हैं ये आप देख रहे होंगे कि आपसे 10 सेकंड से अंदर में बन जा रहा होगा, मुश्किल से 20 सेकंड तक जाएगा, कुछ तो ऐसे होंगे जो 3 सेकंड में बन जाएंगे। ये देखिए क्वार्टाइल डेविएशन दिया हुआ था। ठीक है, क्वार्टाइल डिवीजन फाइंड करना था इस डेटा का, ये डेटा दिया हुआ है इसका, तो हमने देखा पहले नंबरिंग किया, ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, उसके बाद हमने n+1/4 किया, क्यों, क्योंकि क्वार्टाइल पूछ रहा है। तो जैसे ही हमने n+1/4 निकाला 5.25 आया और जैसे Q2 निकाला तो Q2 निकालने के लिए 3 इंटू n+1/4 किया, उसमें कितना आया आपका 15.75 और लास्ट में हमने फॉर्मूला लगा दिया तो उससे आया 1। सी क्वार्टाइल डेविएशन कितना आ गया हमारा सी। आगे आइए 30 एक्स वाई जो है वो दो रैंडम वेरिएबल है, देन v इंटू एक्स प्लस वाई इज, वो क्या होगा v इंटू एक्स प्लस v इंटू वाई हो जाएगा। ये इससे ये पहले तो इससे होगा
इससे हो जाएगा, हो गया खत्म, ना कुछ था नहीं। जीएम इज बेटर मेजर देन द अदर्स, कब? जब रेशियो एंड परसेंटेज दोनों गिवन हो तब। आगे आइए, इंटरक्वार्टाइल रेंज इज डबल ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। हाँ, if A be the arithmetic mean of the two positive unequal quantities है x y and g be their gm, then देखिए अर्थमेटिक मीन A be the arithmetic mean of the two positive unequal quantities x y का उतना है and g be their gm, g उनका gm है, तब रिलेशन क्या होता है? देखिए हम लोग पढ़े कि इस केस में क्या हो जाएगा अनइक्वल क्वांटिटी में कि A जो है वो ग्रेटर हो जाएगा g से, और किसी केस में इक्वल होता है, कब वो इक्वल होता है? जब वो अनइक्वल क्वांटिटीज नहीं होता। ये आपने पढ़ा था ना, एम जी एम एच एम, वो पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन के लिए, तो वही है ए जो है वो ये बड़ा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल है। अगला ये एल इज द, यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है, देन द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन प्लस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, तो एल सेल 2 और ऊपर वैल्यू दे ही दिया कि किसको किसको क्या लेट करना है, तो जो आएगा ऑप्शन वो आपका हो जाएगा ये वाला करेक्ट, बी इंटू 100 जो रूट लगाइए। द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इतना इक्वेशन लाइन, मीन डेविएशन अबाउट, मीन जो है वो y का दिया हुआ है इतना, तो क्या पूछ रहा है मीन डेविएशन ऑफ x कितना होगा? तो x बराबर निकाल लिए, ठीक है, कितना आ रहा है आपका टोटल वैल्यू आपका आएगा 2, ये देखिए इसमें इनटू का भी हमें इफेक्ट लेना पड़ता है मीडियम में। आगे आइए, इफ द वेरिएंस ऑफ x इज 5 देन द वेरिएंस ऑफ 2 माइनस 3x इज, तो 2 माइनस 3x निकाल दीजिए, y इज इक्वल टू b इंटू वेरिएंस ऑफ x, तो वो आ जाएगा आपका 15। वेरिएंस ऑफ डेटा, इसका वेरिएंस क्या होगा? 3.5 आपका 3.5 आएगा, क्यों? समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका समेशन, और बाई एन माइनस ये जो फॉर्मूला होता है वेरिएंस का, जो बहुत डायरेक्टली फॉर्मूला पे था तुम्हारा 3.5। फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपका हार्मोनिक मीन वाला, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर एन बाई समीशन ऑफ 1 बाई एक्स करेंगे, या फिर जो 24 जो पहले से ही दे दिया है हार्मोनिक मीन, उसको लेट कर लेंगे और इसको जो एक को x मान लेंगे, उससे हमारा जो है वो x का वैल्यू निकल जाएगा, जो कि आएगा 30, स्पीड जो है रिटर्न का 30। आगे है लेट द मीन ऑफ द वेरिएबल, मीन ऑफ द वेरिएबल 50 है, एंड मीन ऑफ u जो है वो इतना दिया हुआ है, देन द मीन ऑफ u इज इक्वल टू इतना, करें कि u जो है मीन उसका इतना है, तब द मीन ऑफ u इज इक्वल टू 10 प्लस 5x विल बी, इसका वैल्यू क्या होगा? तो जब आप मीन म्यू निकालेंगे तो उसका वैल्यू जो होगा 260, कुछ नहीं करना था, सिर्फ u इज इक्वल टू 10 प्लस 5x दिया हुआ था, और चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंडेंट रहता है, तो दोनों का प्लस माइनस और इंटू भी, तो 10 प्लस 5 इंटू 50 ही दिया हुआ है x 50, चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन इतना तो आपको पता होगा, प्लस माइनस वाला एक और एक होता है इंटू वाला, तो ये दोनों को फॉलो करता है, मीन दोनों पे डिपेंडेंट है, तो दोनों को वैल्यू को मीन, अगर उस पर डिपेंडेंट नहीं होता तो 10 प्लस 5 यानी कि प्लस 5 को हटा देते हो, डायरेक्ट 50 वाला रहता, 5 इंटू 50 सीधा रहता। आगे आइए, डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मीडियन, जो है मीन और मोड जो है वो 63 है। अब मीन एंड मीडियन का क्या होगा? तो देखिए इसकी फॉर्मूला लगाइए आप स्क्यूनेस वाला, और उससे आपको पता चलेगा कि आंसर 21। अर्थमेटिक मीन 2 का है कितना 64, और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो है 16, तो हार्मोनिक मीन बताइए, तो हमें पता है कि जी एम स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू एच एम, तो वही लगा दिए और एच एम हमारा 4 आ गया, बी। ऑल ऑब्जर्वेशंस इन डिस्ट्रीब्यूशन आर इंक्रीज बाय 6, दोनों सब कुछ जो है 6 से बढ़ाया, तब वेरिएंस क्या होगा? अनचेंज रहेगा, वेरिएंस पर थोड़े नहीं इफेक्ट पड़ेगा, ओरिजिन पे डिपेंड करता है ना। द एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज इज 6, 6 एवरेज है, एंड द एवरेज ऑफ 3 इज 8, एंड व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2, बाकी 2 का एवरेज क्या होगा? इंटू कर दीजिए, एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज निकालिए, 3 निकालिए, जो रिमेनिंग आएगा वो आपका जाएगा 3। ओहो, अब ये देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्या बोला? स्टैंडर्ड डेविएशन जो है स्टूडेंट का 50 स्टूडेंट का है इतना, द लेटर फाउंड दैट द ड्यू टू सम फॉल्ट जो है कुछ गलती से उतना आया था, द वेट ऑफ द ईच स्टूडेंट मेजर्ड ऑन 0.50 kg, द करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो पहले करेक्ट लीजिए और करेक्ट लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि 4.5 वाज करेक्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन अनअफेक्टेड, वही पूछ रहा है, द करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन
अब देखिए तो कुछ चेंजेस नहीं है ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, सो करेक्ट ऑफ 50 इज 4.5, अनअफेक्टेड रहता है ओरिजिन से। अब यहाँ पे क्या चेंज हुआ है? ओरिजिन। क्वेश्चन बोला ओरिजिन चेंज हुआ है, तो जब ओरिजिन चेंज हुआ है तो उससे स्टैंडर्ड डेविएशन को कोई चिंता होती है? नहीं होती है, वो तो चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंड ही नहीं करती, चेंज ऑफ ओरिजिन पे नहीं डिपेंड करती, तो चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंड करती है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन से उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, 4.5 का 4.5 ही रह जाएगा। सी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, रिलेशनशिप बिटवीन क्वार्टाइल डेविएशन पूछ रहा है, क्वार्टाइल डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन में, किस केस में? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो क्या होता है? QD इज लोअर देन SP। आगे आइए, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 2 देन द वैल्यू ऑफ n इज, तो बस n स्क्वायर माइनस 1/12, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात कराइए, इसका फॉर्मूला होता है, तो n बराबर 7 आपका आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है नेचुरल नंबर वाला, स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ नेचुरल नंबर, तो याद रखिएगा n स्क्वायर माइनस 1/12 जो है अंडर रूट में होता है इसका फॉर्मूला। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 ऑब्जर्वेशंस इतना इतना और x का 10 है, द वैल्यू ऑफ द x, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा? जब मीन दे ही दिया तो जीएम का फॉर्मूला क्या होता है? तीनों का समेशन का क्यूब, तीनों का समेशन ले लिए, क्यूब कर दिए और उसमें x का भी क्यूब किए, फिर बाद में x के वैल्यू को इसके बराबर किए, तो उसमें x हमारा है 1/2। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन, स्केल पे नहीं डिपेंड करता। इंडिपेंडेंट की बात है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप बिटवीन 3 मोस्ट कॉमनली मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, कौन सा जो है वो रियल है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज ग्रेटर देन मीन डेविएशन एंड व्हिच इज ग्रेटर देन क्वार्टाइल डेविएशन। मीन सैलरी जो है 50% का इतना है, लेटर ऑन डिस्कवर द सैलरी जो है गलती लिया गया है, 8000 की जगह पे 7800 लेना चाहिए था, तो करेक्ट क्या निकलेगा? तो जितना दिया हुआ है उसमें से करेक्ट को जोड़ दीजिए, इनकरेक्ट को माइनस कर दीजिए। कैसे? करेक्ट है, करेक्ट में राइट को जोड़ दीजिए और रॉन्ग को माइनस कर दीजिए, तो करेक्ट है 292 500। अब करेक्ट कैसे लाए? तो सबमिशन से लाए हैं और उसमें से इनकरेक्ट माइनस कर दिए और बाद में आया 5846, आंसर बी। 66 में पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ मेजर डिस्पर्जन इज यूज्ड फॉर कंसिस्टेंसी कैलकुलेटिंग कंसिस्टेंसी बिटवीन 2 सीरीज, 2 सीरीज के बीच में कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है, उसे वो क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अगला, इफ द मोड ऑफ द डेटा इज 18, मोड इतना है, मीन इतना है, तो मीडियन क्या होगा? तो जस्ट फॉर्मूला लगाइए स्क्यूनेस वाला, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, तो उससे आपका मीडियन पता चलेगा 22। एक डेटा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और पूछ रहा है कि एज्यूम कीजिए क्लास लेंथ 5 है, नंबर ऑफ इंटरवल आप कैलकुलेट कीजिए, तो नंबर ऑफ इंटरवल जो है वो देख लीजिए, यहाँ पे काउंट करेंगे कितना रहा है? 7। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन एंड मोर देन अजीब कोरस्पोंडेंस टू मीडियन, देखिए इसमें भी आ गया क्वेश्चन। और ये देखिए यहाँ पे फिर से पूछ दिया 2ab प्लस बाई a प्लस बी, एवरेज स्पीड वाला कैलकुलेशन पूछा है, उससे आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, ये भी क्वेश्चन ऊपर देख चुके हैं। HM लगाना है। इफ द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू इतना है, n इक्वल टू 30 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है, तो मीन कितना होगा? तो बस फॉर्मूला लगाइए कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन ऑफ डी स्क्वायर बाई एन। अब डी स्क्वायर कहाँ? क्योंकि उसी का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 3390, तो उसको लगा दिए हम, ये तो उसी का वैल्यू है ना। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द वैल्यू, यानी कि वैल्यू के स्क्वायर जो है, ईडी का स्क्वायर जो है वो 3390 दे दिया, तो लगा दिए हम और एक्स स्क्वायर को लगा दिया, उससे हमारा एक्स का वैल्यू 8 आया, मीन जो है वो 8 आया, ये मीन ही होता है ना। वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इतना है, कोएफिशिएंट जो है 45% है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है HD/m × 100, तो उसको लगा दिए तो HD आ गया 45। ओह 4.A। अगला ये 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मीन को ग्राफ पर थोड़े दिखाना है, डायरेक्टली उसको समेशन कीजिए और लास्ट में मीन वाला निकाल लीजिए। अब देखिए जीएम पूछ रहा है 8 4 12 का, कुछ नहीं किया, 8 4 12 इंटू और रूट जो है 1/3 कर दीजिए, उसमें क्या आ रहा है आपका 4A। एवरेज स्पीड वाला क्या है? द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट इज 15 ईयर्स, आउट ऑफ देम the average age of the 5 students is 14 years and that of the other 9 students 16 years. The age of the 15th student each, 15 स्टूडेंट का जो है वो एज कितना होगा? तो बस कुछ नहीं कीजिए, 15 × 15 माइनस 15 × 14 जितना का है एज वाला
और 9 to 16, उससे क्या पता चला कि 11th जो है वो उतने साल के बच्चे हैं। वेरिएंस फाइंड करना है, अगर अर्थमेटिक मीन 8 + 4/2 है तो क्या आएगा, 26 का देखिए 8 + 4/2, हाईएस्ट स्मॉलेस्ट सब कुछ फाइंड किए, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, अब वेरिएंस निकालने, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आया तो वेरिएंस जो है उसका स्क्वायर आता है, तो हो जाएगा 4, इनका आंसर डी 4। फिर से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड आर क्या होता है, इक्वल होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होते इक्वल होंगे। द पेयर ऑफ द एवरेजेस व्हिच वैल्यूज आर डिटरमाइंड ग्राफिकली, उसे क्या कहेंगे, मीडियन और मोड। आगे द मीन 5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.6 है, मीडियन इतना दिया, क्वार्टाइल डेविएशन इतना दिया, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन किसके बराबर होगा, वो 30 के बराबर होगा। फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कीजिए यहाँ पे। व्हाट विल बी द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द मीन डेविएशन व्हेन Q3 इज इतना एंड Q1 इज इतना, तो बस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और 12.50 जो आया इसमें पुट करके निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 15। सी विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी बात जो है वो सही लिखे थे, मीडियन इज द सेकंड क्वार्टाइल, ये सही है, बाकी सारे गलत है। द फॉर्मूला ऑफ रेंज ऑफ द 50% आइटम की बात कर रहा है, वो क्या होता है, वो होता है Q3 - Q1/2। द थर्ड डिसाइल की बात कर रहा है, इतने सारे नंबर्स का थर्ड डिसाइल क्या होगा, 3 × n + 1/10 निकाल देंगे तो आएगा 10.2.7 आ गया, यानी कि सेकेंड टर्म प्लस 0.7, तो सेकेंड टर्म है वो है 10, यहाँ से जब अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग में तो 10 है दूसरा टर्म, क्योंकि पहला तो 9 है, और 0.7 यानी कि 11th टर्म माइनस 10th टर्म, दोनों को जब माइनस कर देंगे तो 0.7 रहा है 10.7। आगे आइए, रैंडम वेरिएबल x यूनिफॉर्म हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इंटरवल -3, 7। द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, द मीन डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए मीन, यानी कि दोनों का समेशन बाई 2, तो आएगा आपका 2। If the first quartile is 142 and the semi interquartile is 18, then the value of the median is, सीधा देख लीजिए वैल्यू ऑफ द मीडियन कितना आएगा 160। सिंपली फॉर्मूला लगाइए उतना और उससे Q3 निकाल लीजिए, और Q3 जैसे ही आए तो Q1 + Q3/2 निकाल दीजिए, 160 आएगा, ऑप्शन बी। क्वार्टाइल डेविएशन इज क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन QD = 2/3 HD हो जाता है, तो ऑप्शन ए। अर्थमेटिक मीन 2 नंबर का इतना है, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इतना है दोनों का, तो हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं GM² = M × HM, तो उससे आपका जो है निकल के आएगा 6.4 HM। 90 देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है x का दिया हुआ है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 + 5x इज, x दिया हुआ है 10, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में पता है कि जो है वो प्लस का नहीं सिर्फ इंटू से मतलब रहता है, तो लगाइए 5 × 10 कर दीजिए, 5 × x का वैल्यू 10 है तो 10 और 50 को इग्नोर कीजिए, आ जाएगा 50। और इस 10 को जो, ये 50 को आपको इग्नोर करना, क्यों, क्योंकि चेंज ऑफ प्लस माइनस से इम्पैक्ट नहीं होता, ये सिर्फ इंटू से इम्पैक्ट होता है, तो इंटू वाला वैल्यू हम ले लिए। हार्मोनिक मीन ऑफ एज ऑफ 2 नंबर इज 4 एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जी, ये इसका इक्वेशन दिया हुआ है, तब नंबर क्या क्या होंगे, तो कुछ नहीं 2ab/a + b निकाल लीजिए, उसे ab का जो रिलेशन निकला है उसमें आप देखेंगे कि 6,3 जो है वो a और b वैल्यू आ रहा है, ये देखिए। अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू क्या है, देखिए क्वार्टाइल डेविएशन × 100/मीडियन, यानी कि a। अगला, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड बाय 5, देन सब कुछ को 5 से इंक्रीज कर रहे हैं, तब ऑल 3 वुड बी इंक्रीज्ड बाय 5, नॉट बी इंक्रीज बाय 5। क्यों, क्योंकि अगर ऑब्जर्वेशन सब कुछ से इंक्रीज कर रहा है तो ऑल द 3 वुड नॉट बी इंक्रीज बाय 5, तो सब कुछ जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन वो अनचेंज्ड ही रह जाते हैं, तो वुड नॉट इंक्रीज। व्हाट द वैल्यू ऑफ द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फ्रॉम द नंबर 5, 8, 6, 3 एंड 4, मीन डेविएशन निकालने की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं समेशन ऑफ d/n, तो बस समेशन ऑफ d निकाल लीजिए, पहले d निकालिए x - x मीन और उसका सब जोड़ जाके 7.2/5 करेंगे तो आपको आएगा 1.44 C। ये देखिए फॉर द ऑब्जर्वेशन इतना है, रेंज कित क्या होगा, तो रेंज का फॉर्मूला क्या था, लार्ज माइनस स्मॉल 10 - 9, 1 क्या 10 - 1 9 b। अब ये देखिए द वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज 23, द वेरिएंस ऑफ 2x + 10 इज, तो देखिए वेरिएंस में क्या होता है, वो जो है वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है वो स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आप फाइंड करेंगे उसका स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप फाइंड करेंगे y का, तो आपको पता चलेगा 2√23 आ रहा है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो 92 आ जाएगा।
आप उतना समझा नहीं सकते क्योंकि ये क्विक वे में देख रहे हैं। 2 घंटे में हमको 300 MCQs बता देनी है, जो कि 30 प्लस तो आप आराम से स्कोर करेंगे। वेरिएंस है 148, और ये जो 30 मिनट में बता रहा हूँ 30 मार्क्स आप ऑब्जर्व करेंगे, वो 15 मिनट से भी अंदर में आप कर लेंगे 30 मार्क्स। क्यों? क्योंकि ये क्विक क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बन जाएंगे 15 से 20 सेकेंड में। वेरिएंस है इतना, मीन है इतना, कोफिशिएंट और वेरिएंस पूछ रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, वेरिएंस के रूट में लगा देंगे तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा आपका, और अर्थमेटिक मीन दिया ही है, और फॉर्मूला होता है वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एम इंटू 100, तो बना देंगे तो 30.48 बी। क्वार्टाइल कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग किस चीज से? ओजाइव से। देखिए बार बार आ जा रहा है ओजाइव, हिस्टोग्राम। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज क्या है? ये n स्क्वायर माइनस 1/12 अंडर रूट। मीन दिया हुआ है, मीन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है ऑफ द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इज 20 एंड 80, 20-80 दिया हुआ है, ठीक है। तो वेरिएंस उनका कितना होगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है। तो देखिए सीबी का फॉर्मूला ये होता है, इसको जैसे ही पुट करेंगे तो उससे में स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन लगाकर स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है वो दुगना जो होता है वो क्या होता है? वेरिएंस, यानी कि ए रूट में होता है तो 16 का स्क्वायर कीजिए आप, वो हो जाएगा 256। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस, यही होता है ना, क्योंकि वेरिएंस इक्वल टू अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन। If the same amount is added or and subtracted from all the value of individual series, then the standard deviation and the variance both shall be क्या होगा? अनचेंज रहेगा भाई। मीन ऑफ द टू, क्योंकि प्लस माइनस से ये इफेक्टेड होते नहीं, तो ओरिजिन से लेन देन इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ प्लस माइनस से नहीं बल्कि इनटू से इंपैक्टफुल होते हैं। अगर देखिए इफ द मीन ऑफ द टू नंबर्स इज 30, ज्योमेट्रिक मीन इज 20, देन व्हाट विल बी द टू नंबर, मतलब ए और बी मानकर आप बना सकते हैं। तो अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 होता है। वहां पे आपको पता चला कि पहला इक्वेशन आ रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू 60, क्योंकि अर्थमेटिक मीन 30 दिया हुआ था। वैसे जीएम का जो होता है वो रूट ए भी होता है, और जीएम दिया हुआ था तो उससे a इंटू बी आया 576, तो उसमें जो है ए और बी दोनों को सोल्व करेंगे तो आ रहा है 48 एंड 12 सी। ऊपर पुट कर दीजिएगा इस इक्वेशन में तो आपको आ जाएगा। आगे आ जाइए, मॉडरेटली स्क्यूड की बात कर रहा है, इसमें पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द मीडियन मार्क्स? तो मीडियन मार्क्स जो आपका आएगा वो 52.4 आएगा। 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मोड करके आप बनाइएगा। इफ द ऑर्डरिंग ऑफ पार्टिकुलर डिजाइन ऑफ ए क्लॉथ शोरूम अ मीडियन मोड और मीन साइज बी मोर अप्रोप्रिएट, क्या सही होनी चाहिए? तो मोड सही होनी चाहिए ना उसके लिए, डिजाइन के लिए। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 6 एंड अर्थमेटिक मीन इज 6.5। ज्योमेट्रिक मीन 6 है और अर्थमेटिक मीन 6.5। हार्मोनिक मीन उसमें क्या होगा? तो बस जीएम स्क्वायर बाई ए एम कर दीजिए, जैसे कैसे होता है ना जीएम स्क्वायर बाई एम इंटू एच एम, तो वैसे ही करेंगे ना। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एच एम इक्वल टू जो आएगा वैल्यू वो इतना आएगा 6 स्क्वायर बाई 6.5। वैसे भी निकाल सकते हैं, या इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका वैल्यू जो है बराबर आएगा। पर्सन परचेज 5 रुपीज वर्थ ऑफ एग्स फ्रॉम 10 अलग अलग मार्केट से खरीदता है, एंड यू आर to find the average number of the eggs per rupee purchased from all the markets taken together, suitable average। कौन सा एवरेज आप यूज करेंगे? इसमें आप एचएम यूज करेंगे। जब भी डिफरेंट चीजों की बात होती है, डिफरेंट मार्केट्स में वो जा रहा है और एवरेज नंबर ऑफ एग्स जो है वो हमें फाइंड करना है। तो वो हम किससे फाइंड करेंगे? क्योंकि रेट हमें फाइंड करना है। इफ द रेट आर गिवन सो वी यूज एचएम। अलग अलग मार्केट का रेट दिया हुआ है तो उसमें एचएम हम यूज करते हैं, हार्मोनिक मीन। अब देखिए ये स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है? वही मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, तो डी इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द AM ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक का रेसिप्रोकल है जो कि रेसिप्रोकल होता है ऑब्जर्वेशन का, तो क्या होगा इसमें? हार्मोनिक मीन द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन। हार्मोनिक मीन डेविएशन इज द लीस्ट, किस केस में लीस्ट होता है? मीडियन के केस में लीस्ट होता है। मीन डेविएशन की बात करें, डेविएशन इफ द मीन ऑफ द 7 नंबर इतना है और एक उसमें x दिया हुआ है एंड 5 सब कुछ दिया हुआ है इतना, और मीन डेविएशन 9 है, तो बताइए कि मिसिंग नंबर x क्या होता है? मीन डेविएशन होता क्या है? समीशन ऑफ x बाई m। समीशन ऑफ x सब कुछ ऐड कर दीजिए और उसमें x भी ऐड कर दीजिए बाई 7, तो जब x निकालेंगे आएगा 15। ऑल ऑब्जर्वेशंस व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशंस अकर विद इक्वल फ्रीक्वेंसी, देन उसमें क्या एग्जिबिट नहीं करेगा? उसमें मोड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब इक्वल फ्रीक्वेंसी रहेगा, और मोड क्या होता है कि रिपीटिशन ऑफ सेम नंबर मेनी टाइम, और सब कुछ इक्वल होगा तो उसमें रिपीटेशन तो फाइंड होगा नहीं आपका। ऐसे भी समझ सकते हैं। द वेरिएबल ऑफ एक्स एंड जेड इतना है, एक रिलेशन दिया हुआ है।
फॉर ईच x इज इक्वल टू x1, ठीक है, वेयर द a एंड b आर द कांस्टेंट, देन z इज इक्वल टू ax प्लस b। क्या ये सही है? सही है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल x j आर रिलेटेड है ax प्लस b से फॉर ईच x एंड वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट होगा तब z इज इक्वल टू x प्लस b हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। रिलेशनशिप जो है वो स्कीमनेस वाला पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो वो यही सही है, मीन माइनस मोड 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। देख रहे कितना रिपीट कर रहा है, Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1। क्या है ये? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बी। ओके, अगर सारा आइटम 15 से कम हो रहा है तो अर्थमेटिक मीन भी 15 से कम होगा। AM है, ये तो रिड्यूस होता है प्लस माइनस से। इतना नंबर दिया हुआ है, रैंक ऑफ द मीडियन पूछ रहा है, तो रैंक क्या होता है n+1/2, तो निकाल देंगे तो 5.5, रैंक ऑफ मीडियन इज 5.5। अगला ये एवरेज सीरीज जो है वो ओवरलैप कर देता है। एवरेज ऑफ अ सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग एवरेजेस ईच ऑफ विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन नंबर ऑफ आइटम विद इन अ सीरीज, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मूविंग एवरेज। ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है इतना, वैल्यू ऑफ n पूछ रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है कि n² + 1 होता है, n² - 1/12 रूट में होता है, और रूट 30 दिया हुआ है बाहर, सबको स्क्वायर करके हटा देंगे तो n बराबर 19, ए ऑप्शन। आगे आइए, द मीन जो है वो 20 आइटम्स का मीन जो है वो 5 है, एंड ऑफ ईच आइटम इट इज मल्टीप्लाइड बाई 3, सब जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन द न्यू मीन विल बी, क्या हो जाएगा न्यू मीन? देखिए k इंटू एक्स मान लीजिए, ठीक है, तो k इज इक्वल टू 3 दीजिए, अगर है तो 3 इंटू 5 भी होगा, क्यों? क्योंकि ईच डेटा इज मल्टीप्लाई बाई 5, यही लिखा ना, मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इंटू 3, 3 इंटू 5, तो 5 डेटा है और मल्टीप्लाई हो रहा 3 से, यानी कि 15। आह सिंपल था ये, क्यों इतना दिमाग लगाया हमने? मीन जो दोनों से इंपैक्ट होता है, शिफ्टिंग ऑफ स्केल से भी। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? तो सभी को आप अंडर इंटू कीजिए, और 4 है तो 1/4 ऊपर रूट में, और 4 को बाहर फिर ले जाइए, जो आपको पता चलेगा वो आएगा 12। ओह बहुत हार्ड। द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ ऑल सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर AM इज, AM से अगर सब कुछ वैल्यू लिया जाता है तो जीरो होता है। डेविएशंस को ले रहे हैं आप अर्थमेटिक मीन से, डेविएशंस मतलब नेगेटिव। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा नहीं है भाई? मीन डेविएशन थोड़े है, मीन मीडियन मोड तीनों है, मीन यानी कि अर्थमेटिक मीन, मीडियन मीडियन और मोड है, ये मीन डेविएशन थोड़े ना सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन है वो। इफ द रेंज ऑफ सेट जो है 65 दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू 83, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो देखिए हमें पता है कि L-S जो है वो आता है इसका लार्ज माइनस स्मॉल इक्वल टू रेंज, और रेंज का वैल्यू दिया हुआ है तो उसी से निकल जाएगा S इक्वल टू 8, 18 8 का सी आंसर, 132 का सी। 133 का देखिए तो फ्रीक्वेंसी इतना है, मीन जो है वो इतना है, एंड देन द मीन ऑफ दियर कंपोजिट सीरीज का मीन क्या होगा? n1x1 प्लस n2x2 प्लस n3x3 कंपेयर्ड मीन है, यानी कि कंबाइंड मीन जैसा ही है, तो जितना ज्यादा आइटम्स उतने ज्यादा फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ पे 2 ही होता था n1x1 n2x2 बाई n1 प्लस n2, लेकिन यहाँ पे n3 भी आ गया तो उसको भी ऐड कर दिया, तो उससे हमारा कितना आया 16.5। अगर मोडरेटली स्क्यूड है, देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, तो उसके सहारे जो है आप फाइंड कीजिए मीडियन वैल्यू दिया हुआ है, तो 3D मीडियन माइनस 2 इंटू मीन लगा दीजिए और आपका आ जाएगा 34.3। If the standard deviations for the marks obtained by a student in a monthly test is 36, तब वेरिएंस क्या होगा? तो वेरिएंस होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, 96, 36 का स्क्वायर कर देंगे। मॉडरेटली स्क्यूड फिर वही पूछ दिया, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन निकालेंगे तो आ जाएगा आपका मोड इक्वल टू 0। अगला, द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ अ नॉर्मल कर्व इतना है, तो मीन डेविएशन क्या होगा? तो बस कुछ नहीं, दोनों को सम कीजिए और एक माइनस कीजिए, ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं, और 40 60 गिवन है, यानी कि इनका डिफरेंस जो है वो तो इसको कट हो जाएगा, ये दोनों समीशन में जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये 2u इक्वल टू, इन दोनों का सम कीजिए तो 100, यानी कि u इक्वल टू 50, तो u इक्वल टू जब 50 आ गया तो एमओ निकाल दीजिए आप। एमओ क्या होगा 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 4/5 इंटू 10 हो गया 15 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 10, और उसी से निकाल दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज क्या होता है? मीडियन को पोजिशनल कहते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज, तो फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकालिए, a² - 1/12 रूट, उससे आपका आएगा √2, तो आंसर D √2। देखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी रिमेन सम
रिमेन सेम फॉर द लास्ट 10 ईयर के लिए सेम होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा होगा भाई, जीरो हो जाएगा। जब सेम है कोई चेंजेस ही नहीं तो जीरो आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू जीरो। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन चेंज नहीं होता स्टैंडर्ड डेविएशन में। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं भाई। अगला कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो इतना है, तब Q3/Q1 कितना होगा। सिंपली आप निकाल दीजिए कि Q3 - Q1 बाई Q3 + Q1 जो है वो इक्वल टू इतना इतना है 1/4 है, साफ गिवन है। मल्टीप्लाई कीजिए इससे तो उससे आपको पता चलेगा कि Q3/Q1 जो है 5:3 जो आ रहा है। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का द सम द मीन का सम है A और स्टैंडर्ड डेविएशन है B। इफ वी ऐड 2 टू ईच, दोनों में हम अगर 2 ऐड करते हैं देन द सम ऑफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा। देखिए हो जाए A + B + 2, सिंपली A + B जो दिया हुआ है और 2 ऐड करने की बात रहे तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता तो A + B ही रह जाएगा, A + B ही रह गया। और +2 उसके लिए कौन, मीन के लिए, तो A + B + 2। दोबारा तो 2 ऐड होगा नहीं, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस को नहीं देखता, वो तो सिर्फ इनटू को देखता था। डेविएशंस आर मिनिमम कब, जब वो मीडियन से ले गए हों, मीन से लेंगे तब तो खत्म, जीरो। अब आइए ओरिजिन इज शिफ्टेड बाय 5 व्हाट विल हैपन। स्टैंडर्ड डेविएशन को कुछ चेंजेस होगा, चेंजेस तो होगा ही नहीं उसमें। क्वार्टाइल डेविएशन नहीं, मीन डेविएशन नहीं, देयर विल बी नो चेंज, कुछ चेंज ही नहीं होगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, देखिए फॉर्मूला पूछ दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें फाइंड करना तो हम जानते हैं समीशन ऑफ x² एंड समीशन ऑफ x/n दोनों का होल स्क्वायर, तो उससे आपको पता चलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन 2.58। मीन है इतना, वेरिएंस है इतना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछ रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए क्या कर देंगे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट वेरिएंस, तो रूट वेरिएंस लगाकर लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 4.47। अगला ये नीचे तो फ्लोइंग इज अफेक्टेड बाय शिफ्टिंग ऑफ स्केल से कौन सा जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, स्केल से नहीं, ओरिजिन से होता है। मीन डेविएशन नहीं, क्वार्टाइल डेविएशन भी नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। ये क्यों, क्योंकि ये डिस्पर्जन है और ये अफेक्ट होते हैं सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन से। हिस्टोग्राम मोड की बात कर रहा है, सीधा समझ जाइए, हिस्टो मोड। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इतना है, मीन इतना है, तो वेरिएंस कितना होगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिया हुआ है और पूछ रहा है वेरिएंस, तो B 256 वही फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100 वो वाला फॉर्मूला लगाइए, आपका ये जो है वो बन जाएगा। आगे ये डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास, उसे क्या कहते हैं, अरे भाई उसको कहते हैं क्लास साइज। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट की बात कर रहा है, क्लास साइज होता है। अगला स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, इन नंबर का गिवन है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 14578 इज 2.45, ये गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर 10 एडेड किया जाता है हर एक चीजों में, इफ 10 इज एडेड टू ईच, सभी में 10, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। अरे स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता, वो तो सिर्फ ओरिजिन से इंपैक्ट होता है, प्लस माइनस से थोड़ी ना इंपैक्ट होता है, विल नॉट चेंज। या फिर ऑप्शन में यहाँ पे सीधे लिख देता 2.45, तो 2.45 ही आंसर हो जाता। देखिए एन अर्न कंटेन्स 9 बॉल्स ऑफ 2 व्हाइट रेड 3 ब्लू 4 ब्लैक। देखिए ये बॉल्स जो है सब कुछ है, प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर, सेम कलर क्या है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए जो 9 बॉल है उसमें से तो हम 3 बॉल निकाले तो उसका क्या गया 84 में जा गया, ठीक है। तो अगली बार हम क्या किए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 ब्लू, 3 ब्लू में से तीनों ब्लू हम निकाले, क्यों, क्योंकि आपको पूछ रहा है कि सेम कलर के हैं तीनों, तो तीनों में से निकालना है, तो 3 में 3 तीनों निकाल दिए और बाकी जो 4 था इसमें से भी 3 निकाले, क्योंकि तीनों कलर 3 टाइप के कलर है, तीनों निकालना है, तो उसमें से भी 3, तो दोनों का हम देख रहे हैं कि 5 आ रहा है। मतलब जो टोटल ओवरऑल जो हम निकाले हैं, ओवरऑल कितना है 9, तो 9 में से हमको निकालना कितना है 3, तो 9 से 3 कर दिए तो 84 आ गया, ठीक है, यानी कि टोटल हो गया, नीचे बेस बन मिल गया हमारा। अब हम ऊपर देख रहे हैं कि हमारा न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर हम देख रहे हैं कि कम से कम 3 हमको चुनना है, तो पहले कितना है 3 ब्लू है, तो 3 में से तो तीनों चुन लेंगे, तभी तो तीनों कलर की प्रोबेबिलिटी होगी, 3 ही चुनना है। चारों में से भी 3 चुन लेंगे, तो 4C3 और 3C3, तो देख रहे हैं कि दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 5 वे, तो 5/84 सी। अब ये देखिए नॉन लीप ईयर विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज या 53 ट्यूजडेज, यानी कि 2 की बात कर दिया, अगर एक की बात करता तो 2/7, दोनों की बात कर दिया तो 3/7।
अब इसको ज़्यादा अंडर जाइएगा डीप तो बहुत टाइम लग जाएगा। देख प्रोबेबिलिटी स्टेट दैट टू ऑफ एनी टू इवेंट्स, कोई दो इवेंट्स के लिए ए और बी क्या होनी चाहिए, तो ए और बी जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है ये इज इक्वल टू ए इंटू पी इंटू बी बाई ए। आगे आइए, एक बैग में 5 रेड 5 व्हाइट बॉल हैं, 2 सक्सेसिव ड्रॉज होते हैं, 3 बॉल्स जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट निकाले गए हैं, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ विल प्रोड्यूस 3 व्हाइट बॉल्स एंड सेकंड 3 रेड बॉल, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखिए पहले तो टोटल 13 बॉल है, 13 में से हम 3 निकाले हैं तो 13 C3 ये जो हमारा बेस हो गया, ठीक है। अब अगला टोटल जो ऊपर बच गए वो बोल रहा है कि आप 3 और 3 रेड निकाले हैं और 3 व्हाइट निकाले, ये बात, तो दोनों को जब आप समीशन करेंगे तो आपको 5C3 आ रहा है, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो C 7/439, ये इसका वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा। द आइडेंटिकल डाइस आर रोल्ड, आइडेंटिकल है, 3 आइडेंटिकल जो है वो रोल किए गए हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर विल अपीयर ऑन ईच, तीनों पे सेम नंबर होंगे तो पहले प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, ये तो टोटल आ रहा है 6, यानी कि और लास्ट में जो है 3 रोल किए हैं तो 6 × 6 × 6 यानी कि 1/36। आगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन एज्यूम एनी वैल्यूज बिटवीन, किस में ले सकता है, 0 1 में, -1 0, -1 1, जी नहीं डी, ये हमेशा जो होगा ये होगा ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव होनी चाहिए, लोअर देन 1। और द लिमिटिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज, लिमिटिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उसे क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल, ओविंग टू लिमिटेशन ऑफ द क्लास डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, स्टैटिकल जो डेफिनेशन है वो बताता है लिमिटिंग रिलेटिव। एक बैग में 12 बॉल्स हैं, 3 रेड 5 कैसे, आउट ऑफ इच 3 आर रेड, 5 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 5 उसमें से निकाल लिया गया, बिल्कुल भैया 5 निकाले हैं 3 में से और टोटल 5 निकाले हैं 12 में से, टोटल जो है वो 12 बॉल ही लिखा हुआ है, उसमें से 5 में से 3 निकाले तो 5C3। अब निकालिए तो इसको मान लीजिए नीचे बेस और इसको मान लीजिए ऊपर न्यूमरेटर, फाइंड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/22। आगे इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटू पी इंटू बी, द इवेंट्स आर, कैसा इवेंट्स है ये इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। EXY, तो इसे क्या कहा जा सकता है, इसे आपका कहा जाता है E इंटू एक्स ई इंटू वाई, मैं पहले ही बोला था E इंटू पहले x, ये क्वेश्चन पीछे भी हमने देखा E इंटू एक्स और E इंटू वाई। आगे आइए, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स रेगुलेशंस कैन बी अरेंज्ड सो दैट वोवेल्स कम एट ऑड प्लेस, ऑड प्लेस पे वोवेल्स को लाना है, ठीक है। पांचों को लिए, 5 जगह पे लिए, रिमेनिंग लेटर बच गया 5, तो 5P5 कितना आ रहा है 120 वेज, और टोटल वेज जो है वो टोटल 10 है, सबको कैलकुलेट करने पे अब 10 इंटू 10 अरेंज किए हैं तो इतना, और इसमें जो है 120 और 120 से जो है ऊपर न्यूमरेटर में ले लेंगे तो आपको आ जाएगा 1/252, यानी कि एक बार टोटल ओवरऑल लेना है 10P10, क्यों, क्योंकि 10 में से 10 हम ले रहे हैं, ठीक है। बाद में हम देख रहे हैं कि 5P5 जो है वो ऑड प्लेस, यानी कि 5 जो है वो रिमेनिंग प्लेस को करेंगे, तो 5 ऊपर ले लिए 5 और लास्ट में ले लिए ओवरऑल, तो कितना रहा 1/252। अब एक प्लेइंग कार्ड्स है, उसमें से 2 जोकर्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ स्पेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक ही रहता है 1/54, और 2 प्लेइंग कार्ड है 52 और 2 जोकर तो 54 हो गया, तो एक निकलने की चांसेस एक ही है। अब E इक्वल टू 13x + 9, हमने क्या बोला कि E पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, तो बोला क्या है इट इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा 13x + 9, ये वाला हो जाएगा C। ये देखिए डाइस को थ्रो किया गया, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑन द डाइस क्या होगा, जब आप एक डाइस को आप थ्रो किए हैं और एक बार थ्रो किए हैं तो सिंपली उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू लगा कर EPX/PX कर दीजिए, वही मीन मीडियन वाला 3.5 आपका आ जाएगा। ये देखिए P × A / B इज इक्वल टू PA, देन द A एंड B कैसा है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। बैग में 3 है 5 है, रेड ब्लैक सब कुछ लिखा हुआ है, और 4 व्हाइट्स 2 बॉल्स 2 ब्लैक, एक बॉल निकाला गया और प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि बॉल जो है व्हाइट ही होनी चाहिए, तो देखिए ये सारे बॉल्स की है 3 व्हाइट 5 जो है ब्लैक 4 व्हाइट्स 2 ब्लैक, यही प्रोबेबिलिटी हो सकता है 6 का। अब उसमें से निकालिए तो 3C1 4C1 3 में से एक लिए 4 में से एक लिए, पहले व्हाइट की बात किया फिर नीचे 8C1 6C1 और सबको मल्टीप्लाई किया आया 1/4। अब उतना समझाने पर टाइम नहीं है, इसको आप देखकर खुद ही समझ लीजिए। A × B इज इक्वल टू A, फाइंड P A इंटरसेक्शन B,
ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी इंटू बी हो जाएगा। सिंपली आप फाइंड करके देख लीजिए यहाँ से। How many team 5 can be made out of 7 boys and 8 girls if 2 girls are compulsory for a team। दो के तो एकदम बिल्कुल कंपलसरी कर देना है। 2 2 देखिए कॉमन ले लिया, 2G 2B, तो उससे हमारा जो है वो आया 2702। अगला क्वाइन जो है वो 5 बार टॉस किया गया है, प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि 3 हेड ही आए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए NCR PR Q इंटू N माइनस R। तो फॉर्मूला पर डायरेक्टली आप लगाएंगे तो आपको आ जाएगा A 5/16। फिर वही कि 3 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 गर्ल्स, ठीक है, एंड 3 बॉयज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट सेलेक्टिंग 3 गर्ल्स विल बी। तो देखिए पहले तो बेस ले लीजिए कि टोटल कितने हैं सभी, तो सभी अब 5 3 8, 3 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज हैं, तो 8 में से 3 लेना है, तो 8C3 क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, और 5C3 क्योंकि सिर्फ गर्ल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो 5 में से 3 को सिलेक्ट कर रहे हैं 5C3, तो इससे आ रहा है 5/20। एक कार्ड निकाल रहे हैं 52 में से, उसे बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि किंग हो और क्वीन हो, और की बात कर दिया, 4 4 8 4C1 और 4C1 दोनों का हो गया ऊपर वाला, और जो बेस होगा वो टोटल होगा 52, तो 2/13 आ रहा है। 4 मैरिड कपल्स हैं, एक रूम में गैदर करते हैं, 2 पर्सन आर सिलेक्टेड रेंडमली, उनमें से सेलेक्ट किए कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि सिलेक्टेड पर्सन जो है आर अ जेंटलमैन एंड लेडी बट नॉट अ कपल। जेंटलमैन होना चाहिए और लेडी होनी चाहिए और कपल नहीं होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी देखिए चारों में से एक निकालिए और 3 जो बच गए उनमें से भी एक निकाल लीजिए, और बेस जो है टोटल वो नीचे रह जाएगा, यानी कि 8 में से 2 निकालिए, तो क्या हो गया 3/7। कार्ड एक लिया गया 52 कार्ड्स में से, प्रोबेबिलिटी बताइए कि किंग और रेड होनी चाहिए, तो भाई 52 में से एक लियो तो बेस में तो 52 ही रह जाएगा, ठीक है 52C1। बाद में जो ऊपर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो, एक का तो 4 है, ठीक है, और किंग और रेड दोनों का क्या है 24 है, 12 12 12 12 24 4 28 ऊपर रह जाएगा 7/13। कंपनी एम्प्लॉय किया है 7 CA 6 MBA 3 इंजीनियर, इन हाउ मेनी वेज कंपनी फॉर्म कमिटी इफ द कमिटी हैज 2 मेंबर्स। दोनों में से कम 2 मेंबर होनी चाहिए तीनों में से, तो 7 में से 2 सेलेक्ट करेगा, 6 में से 2 सेलेक्ट करेगा, या फिर 3 में से 2 सेलेक्ट करेगा, 3 इंजीनियर में से 2, और ओवरऑल जो जितना है वो सब तो है ही, तो बेस उन सबको मानकर इससे डिवाइड कर देगा, तो उसका क्या आ जाएगा, इसमें डायरेक्टली आ जाएगा 945। डिवाइड करने की डिवाइड भी करेगा आप सारे से, तो इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा एक में, तो 945 भी आएगा, और अगर सीधे भी आप अगर मल्टीप्लाई करके छोड़ देते तो 945 भी आ रहा है। सभी में से सिलेक्ट करने की बात कर रहा था ना, सिर्फ सिलेक्शन की बात किया, अरेंजमेंट की बात नहीं किया था। सीधे सिलेक्ट कर लिए, 7 में से 2 ले लिए, इंटू 6 में से 2 लिए, 3 इंजीनियर में से 2 ले लिए, तो हो गया 945। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल साइज ऑफ पॉपुलेशन साइज n, पॉपुलेशन साइज क्या है n बाय सैंपल रैंडम सैंपलिंग विद द रिप्लेसमेंट, क्या निकलेगा उससे, इवेंट बाय सैंपल, तो इवेंट क्या है 1 दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, इवेंट हमेशा जो है वो ये 1 होता है, और टोटल सैंपल n लिखा हुआ था तो 1/n हो गया। 2 3 ग्रीन क्या है, 2 जो है वो रेड है, 3 ग्रीन है, 2 ब्लू है, 2 बॉल को सेलेक्ट किया गया, बताइए कि वो दोनों में से कोई भी ब्लू नहीं हो, तो पहले निकाल लीजिए कि ब्लू हो और उससे जो है ब्लू नहीं हो माइनस कर सकते, या फिर ऐसा भी कर सकते 7 में से 2 सेलेक्ट किया गया है 7C1, अब टोटल कितना था 5 में से 2 सेलेक्ट किया गया, यानी कि 10/21 भी कर देंगे तो सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सारा दे दिया और पूछ रहा है कि A/B क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे A इंटरसेक्शन B/B, तो उसे आपका जाएगा 0.714। 2 कॉइन को टॉस किया गया है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है एग्जैक्टली हेड का, तो नंबर ऑफ ऊपर लिखा देंगे कि कितना आ रहा है और टोटल कितना है, तो टोटल तो 4 ही रहेगा, 2 ही कॉइन है, लेकिन उसमें आने की चांसेस जो है वो ये देखिए डबल पूछ रहा है, एग्जैक्टली आर हेड ही हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2, तो 2 HT और TH यही तो है, सिर्फ हेड की नहीं बात किया, HT और TH ये दोनों की बात किया है, तो क्या जाएगा 1/2। इफ द 2 लेटर्स आर टेकन फ्रॉम द वर्ड होम, से 2 लेटर लिए गए हैं, प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो वोवेल, नन ऑफ द लेटर्स वुड बी वोवेल, तो पहले निकाल लीजिए कि वो वोवेल हो, और 1 में से माइनस भी आप कर सकते तो उससे भी आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे कीजिए कि 4 में से चारों है, चारों में से 2 ले लीजिए तो वोवेल या फिर कॉन्सोनेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 कॉन्सोनेंट इसमें है, वो और यही वोवेल है, तो 4 में से 2 लिए तो हमारा आ गया कितना 4C2 यानी कि 12, और लास्ट में जो देखें वो हमारा 2 × 1, तो कितना जाएगा टोटल जो है हमारा वो 4C2 का जो आंसर है वो आता है 6, तो 6 हमारा जो है वो आने वाला है, और टोटल हमारा इवेंट जो है वो है 36, तो 6/36 अगर आप करेंगे तो कितना जाएगा आपका आ जाएगा 1/6, या फिर आप ऐसे भी समझ लीजिए कि 4C2 जैसे ही आप करें तो आया 6, यानी कि आपका टोटल जो है वो 6 होने वाला है,
और दोनों में से कोई एक ही पॉसिबल बाकी है, यानी कि दो जो ऊपर बचे हुए हैं या तो कॉन्सोनेंट या फिर वोवेल, तो 2C2 करेंगे तो वो आते हैं 1/6। एक गेम कार्ड है, थ्रूली सफल किया गया उसको और बांटा गया 4 प्लेयर्स में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्पेसिफिक प्लेयर्स गेट्स ऑल 4 किंग, एक ही आदमी को जो है चारों किंग मिल गया है, ठीक है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सीधा निकलेगा कि 4C1 एंड 48C9, मतलब 48C9 क्यों? 48 में से बाकी के 9 को भी, क्योंकि बाकी जब बढ़ जाता है 4 तो आपको बचेगा कितना? 48 ही, और 13 में से 4 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 9। तो उसी को सब कुछ निकाल कर और 52 में से 13 कार्ड निकालेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात किया, तो वो आपका ये जो है फॉर्मूला बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही। हमेशा याद रखिएगा जो टोटल है वो नीचे रहेगा और बाद में जो निकाले गए हैं वो ऊपर रहेगा। 2 1 डाइस को रोल किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉइंट्स, ना ही 3 आए ना ही 6 आए, तो पहले निकालेंगे गेटिंग सम आइदर 3 और 6, तो कितना आ रहा है वो 36, 36 में से 7 घटा दिए तो 29, यानी कि 29 हमारा जो है वो आने वाला है किसमें से? 36 जो है हमारा ओवरऑल बेस है उससे। 2 डाइस को हम टॉस किए, कितना नंबर आएगा जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 और 4 से? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल इज डिविजिबल बाय 3 और 4, दोनों से डिविजिबल है। तो ये सारे नंबर से लाए, फिर ऊपर देख रहे हैं कि इतने सारे हैं 20 और टोटल हमारा जो है वो 36 आ गया। ये फॉर इवेंट जो है वो दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तब पूछा है कि ए और बी यार क्या है? इंडिपेंडेंट है लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। यहाँ पे देखिए सोल्व किया है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये देखिए दो इवेंट्स है, इतना इतना इतना, इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है और पूछ रहा है बी बाई ए, तो बी बाई ए सीधे सिंपल फॉर्मूला पे लगेगा इंटरसेक्शन बी बाई ए, और ये फॉर्मूला गिवन है, उससे आपका आ जाएगा 1/8। यहाँ पे देखिए दो इवेंट्स है ए और बी, तो फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी इज, क्या होगा दो इवेंट्स के लिए ए और बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी इंटू ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा। टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर, प्रोबेबिलिटी के दो ब्रॉड डिविजन्स क्या क्या है? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो हम चांस, चांस मीन्स क्या? प्रोबेबिलिटी आर साइनोनाइम्स। क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ साइनोनाइम्स की है का है? हाँ यही तो है चांस प्रोबेबिलिटी। ये देखिए थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है फॉर दो इवेंट्स के लिए, क्या हो जाएगा? दो प्रोबेबिलिटी के लिए मेरे हिसाब से ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटू बी बाई ए, यही होता है इंटरसेक्शन। ये देखिए आगे आइए, बोला कि वेरियांस है एक रैंडम वेरिएबल एक्स का, उसे कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, डी चाहे तो ये कर दीजिए चाहे या फिर एक कर दीजिए। म्यू का क्या होता है? समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वही है, एक ही में लिखा है या फिर अलग अलग कीजिए। अब देखिए टू रैंडम वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, रिलेटेड है इस फॉर्मूले से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का क्या होगा? हमें पता है b इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस रहता है तो माइनस माइनस 3/1 तो आ जाएगा 3। अब उससे स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से लेकर चलता है, तो 3 से मल्टीप्लिकेशन लेकर चलेंगे 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, क्या हो जाएगा? b प्लस माइनस ये लेकर नहीं चलता, -2 ये सब इग्नोर हो जाएगा। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 53 वेडनेसडे, क्या हो जाएगा? 2/7। ट्यूसडे भी पूछता तो 2/7। इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा? x should be इक्वल टू और ग्रेटर देन e into y, सिंपल। टू इवेंट्स a एंड b है सच दैट दे डू नॉट अकर सिमुलटेनियसली, एक साथ नहीं हो रहा, तो क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। इफ टू लेटर्स जो है वो होम से लिए हैं, वही वाला क्वेश्चन पिछला, उसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो उसका क्या आ जाएगा? 1/6। क्यों? क्योंकि 4 में से 2 लिए और 2 में से भी 2 ले लिए, तो 4C2 और ऊपर में 2C2। 2C2 क्यों? क्योंकि 2 और लेटर्स हैं, 2 आपका वोवेल से 2 कॉन्सोनेंट है। पैरामीटर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका है कैरेक्टरिस्टिक? पॉपुलेशन का है। व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्किंग 3 करेक्ट गेसेस इन 5 ट्रू फॉल्स आंसर टाइप क्वेश्चन, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो लगाइए एनसीआर और पीआर इंटू एन माइनस एक्स लगा दीजिए, तो फॉर्मूला डायरेक्टली आप लगाएंगे तो 0.3125। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 150 और इतना जो है वो दिया हुआ है, मीन दिया हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, फिर बोल रहा है क्वार्टाइल निकालिए, तो बस क्वार्टाइल का फॉर्मूला लगाइए ये वाला और उससे आप आंसर निकाल लीजिए इन दोनों का समेशन। ये दोनों अलग अलग पूछ रहा है, हाँ Q1 Q3 दोनों का समेशन नहीं पूछ रहा, कि Q1 और Q3 होगा क्या? तो Q1 हो जाएगा 11965 और ये हो जाएगा 180.35, यही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ अ नॉर्मल वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय, देखिए फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन 6 का सी डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला से। अब भाई इंटरवल जो है इतना दिया हुआ है, कवर्स कितना परसेंटेज ये कवर करता है, तो भाई ये 0.2 से भी नहीं कवर कर सकता है, 90 पॉइंट समथिंग जो वो अलग कवर कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरवल की बात कर रहा है और ये 3 प्लस u प्लस 3 थीटा वो बात कर रहा था, तो वो कितना कवर करता है, क्योंकि 99.73 जो परसेंटेज है वो लाइज करता है इन दोनों के बीच में जो गिवन है, इसीलिए ये लाई करेगा 0.77 में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, द नंबर ऑफ द मेथड्स ऑफ फिटिंग नॉर्मल कर्व इज, कितना मेथड्स है, ऑर्डिनेट और एरिया, दो ही तो मेथड है। सी फर्स्ट क्वार्टाइल एंड मीन डेविएशन गिवन है, इतना तो मोड क्या होगा, मोड आपका हो जाएगा 20। सिंपली फॉर्मूला लगाइए, आंसर लाइए। If 50 dates are selected from random and then the probability of getting 2 Sundays, 15 दिन हम सेलेक्ट किए और 2 संडे लाना है, ठीक है। तो अगर 15 दिन सेलेक्ट किए हैं तो पहले तो 1 माइनस पी कीजिए, पी जो है 1/7 वो तो आने वाला है, गेटिंग संडे क्या है 1/7, तो अगर नॉट गेटिंग संडे है यानी क्यों निकालना है तो 1/7 1/7 कर देंगे। 1/7 जो पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे, तो अगर नॉट संडे निकालना है तो 1/1/7 कर देंगे, तो वो आ जाएगा 6/7 और वही लगाइए NCX NPR/NX, तो उससे क्या आ जाएगा आपका 0.29 करके। द मेथड यूजुअली अप्लाइड फॉर फिटिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे अच्छा क्या फिट करता है, वो करता है आपका मेथड्स ऑफ मोमेंट्स। एग्जांपल ऑफ वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 10 and 4 रेस्पेक्टिवली, क्या ये सही है, क्या बोल रहा है कि मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का 10 and 4 है, स्टैंडर्ड मीन एंड स्टैंडर्ड ये वैलिड नहीं है, ए नॉट वैलिड। देखिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी क्लोज टू, किसके नजदीक होता है, ये होता है आपका 0 के। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सक्सेस जो है वो बहुत कम होता है। आगे आइए, एक्स एंड वाई आर 2 इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बाई वाई इज, क्या हो जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स वाई। शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा होता है वो आपका पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा 1 होगा, वेरिएंस की बात कर रहा है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n इतना दिया हुआ है, p इतना दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ वेरिएंस निकालिए, तो हमें पता है कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n और p होता है, लेकिन वेरिएंस में हम देखते हैं कि n इंटू p इंटू q, तो n इंटू p इंटू q कैसे निकलेगा 1 माइनस 1/3 यानी कि वो आ जाएगा 2/3, तो वही जो तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तब आएगा 2। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोजिशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज 2, देन इट्स मोड कितना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का 2 है, तो इसमें मोड कितना होगा, तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वेरिएंस का स्क्वायर, वेरिएंस का रूट, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस, तो उससे आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 and 3 n and p जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है ना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन जो है वेरिएंस के बराबर होता है, यानी कि 4 ही हो जाएगा वो भी, क्यों स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, यानी कि इसका वेरिएंस निकालेंगे तो वो 4 हो जाएगा, तो जैसे ही वो 4 हुआ तो मोड भी उसी के बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए फॉर्मूला बेस्ड है डायरेक्टली, फॉर्मूला क्या कहता है कि मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, मोड और वेरिएंस दोनों एक होते हैं, किसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो जब एक होते हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है यानी कि वेरिएंस 4 है, तो मोड भी 4 हो जाएगा। द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज क्या होता है 1 होता है। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होगा p लोअर देन x एंड लोअर देन u प्लस 3 सिग्मा, इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल में होता है 9973। फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन bn and p, द मीन दिया हुआ इतना, वेरिएंस दिया हुआ इतना, तब p कितना होगा, तो npq/np लगाइए सीधे वेरिएंस वाला और उससे आप p निकाल लीजिए 2/3। फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वेरिएंस ऑलवेज लोअर देन मीन। अगला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल आर इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं मीन से। पैरामीटर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो n and p है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कब होगा, जब ये वाला जो है वो एप्लीकेबल होगा। आगे आइए, इनफाइनाइट तक जाओ, फाइनाइट कांस्टेंट होगा। इफ अ रैंडम वेरिएबल x follows Poisson distribution such that ex equal to 30, then the variance of the distribution is क्या हो जाएगा, तो सीधा फॉर्मूला लगाइए, वेरिएंस जो है वो भी 30 रह जाएगा।
क्यों? क्योंकि मीन और वेरिएंस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एक होते हैं, हमने पढ़ा ऊपर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वार्टाइल डेविएशन 6 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? तो उसका जो ये फॉर्मूला होता है 4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 6 इंटू क्वार्टाइल डेविएशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो हो जाएगा 9। मोड जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का 4 है, वेरिएंस जो है वो 3 है। तो अब निकालिए इसका क्या निकालना है इसमें? इसमें आपको निकालना है मोड। मोड निकालना, मीन 4 है एंड वेरिएंस 3 है, तो मोड क्या होगा? तो बस एनपी वाला फॉर्मूला लगाइए, वेरिएंस इज इक्वल टू एनपी क्यूब होता है। तो एन दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है 3/4, पी कैसे निकालेंगे? 1 माइनस क्यू कर देंगे तो पी हो जाएगा, तो 1 माइनस 3/4 निकाल देंगे तो 1/4 जो है वो पी आ जाएगा। तो सब कुछ फॉर्मूला में पुट कीजिए और आप निकाल दीजिए, मोड आ जाएगा 4। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? मीन वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं। देख रहे हैं कितना क्वेश्चन जबरदस्त है। विच ऑफ फ्लोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो मल्टी मॉडल जो ये बात लिखा हुआ है ना वो नहीं होता है। अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या क्वार्टाइल डेविएशन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है इसका? इसका है 3 इंटू क्वार्टाइल डेविएशन 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। डी आगे आइए, इफ variate x has mean is greater than variance then its distribution will be, distribution क्या है? binomial distribution। x and y are two independent normal random variables then the distribution of x plus y is normal distribution हो जाएगा ये। 65 the test t test can be used only when the sample has been taken from किससे? normal population से लिया गया हो तब। हाँ, for a binomial distribution with mean equal to 4 and the variance equal to 3 the third central moment u3 is, ये क्या होगा? c 1/4। डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाइए और बनाइए। कैसे? पहले आप एनपी आपको पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एनपी और एनपी की वेरिएंस है, एनपी की वेरिएंस इक्वल टू 3 है, तो उससे आपका क्यू निकल जाएगा 3/4 और पी निकाल लीजिए 1 माइनस 3/4 तो आ जाएगा 1/4। और उससे क्या निकालना है आपको? थर्ड सेंट्रल मोमेंट u3 ए। तो थर्ड सेंट्रल जैसे ही निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 3/2। आगे, इफ x इज ए बाइनोमियल वेरिएबल, बाइनोमियल की बात कर रहा है विद पैरामीटर्स n एंड p देन द x कैन बी अज्यूम, x क्या है? x हो गया कोई भी नंबर जो 0 और n के बीच में इंक्लूसिव होगा। आगे आइए, इन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू वेरिएंस किस में? अभी हम लोग पढ़े कि पॉइजन में जो है वो ऐसा देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, अंडर नॉर्मल कर्व u + 30 वाला है, ये कितना कवर करता है? तो हमने पहले देखा कि 99.37 ये कवर करता है। x एक बाइनोमियल है, वेरिएबल है जिसका पैरामीटर इतना दिया हुआ है, यानी n एंड p इतना दिया हुआ है और मोड पूछ रहा है। जब n और p इतना दिया हुआ है, मोड बराबर होता है n + 1 इंटू p। n इतना दिया हुआ है 1 और ये p जो है 1/3, तो मल्टीप्लाई कर दी उससे आया 5। स्टैंडर्ड डेविएशन इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? वो होता है np³ अंडर रूट। वेजेज ऑफ वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री इज कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल कर्व इज कैसा होता है? वो सिमेट्रिकल होता है। द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, एंड एज्यूम ओनली द वैल्यूज, इतना इतना वैल्यू है, तब p x जब लोअर हो 15 से तब वो कितना होगा? c 2/3। क्यों? n/a/n/s, ये तो सीधा प्रोबेबिलिटी की तरह लगाइए। n कितना है? 4, नीचे बाई 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, पर वाला 4 सही है। नेम द डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। मीन इक्वल टू वेरिएंस, फिर वही बात पॉइजन की कर दिया। पॉइजन में दोनों इक्वल होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा मीन का वैल्यू इतना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो बताइए वेरिएंस कितना होगा? तो वो भी उतना ही होगा। वहां पे वेरिएंस दिया रहे, वहां पे दिया रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन 4, तो मीन फाइंड करना होगा, तो 4 अगर 4 का स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। एन एग्जांपल ऑफ बाई पैरामीट्रिक कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। For a normal distribution mean equal to variance then the distribution is said to be, ओहो बार बार यार पॉइजन वाला बार बार। For a binomial distribution if variance is equal to mean square then the value of n and p will be क्या हो जाएगा? डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए और निकालिए कि वो आएगा आपका 1 and 1/2। कितना आएगा? 1 and 1/2। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 95% ऑफ ऑब्जर्वेशन किस में लाई करता है? वो लाई करता है इसमें 96 1 -1.96 एंड -1 +1.96 में।
एन एग्जाम्पल ऑफ बाई पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, देखिए फिर वही क्वेश्चन बाई पैरामेट्रिक वाला, वो क्या हो जाएगा बाइनोमियल। बाई पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट की यहाँ पे बात किया, सिंपल का सीधा बात करता है कंटिन्यूअस, हो जाता नॉर्मल। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी की बात की, किसी नॉर्मल देखिए मीन इक्वल टू वेरिएंस, अरे यार पॉइजन में होता है मीन इक्वल टू वेरिएंस। अब देखिए द वेरिएंस ऑफ द बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर्स एन एंड पी इज, क्या एन एंड पी का आप सीधा फाइंड कीजिए, आपको पता चलेगा कि वो जो रिलेशन आएगा वो एन क्यूब इंटू 1 माइनस क्यूब, ये देखिए एन पी क्यूब एन क्यू पी, सिंपल। एन एग्जांपल ऑफ बाई पैरामेट्रिक डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट किसमें होता है बाइनोमियल में, फिर से वही। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कंटीन्यूअस डिस्क्रीट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, कंटीन्यूअस और फिर इनफाइनाइट थोड़ा होता है प्रोबेबिलिटी भाई, कंटीन्यूअस होगा या डिस्क्रीट होगा, सॉरी। एक द एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज इतना है, देन द वैल्यू ऑफ, ये निकालना है तो वैल्यू निकाल तो उसमें ऐड कर दीजिए, 0.5 जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.8413। द मीन ऑफ द बाइनोमियल इतना दिया हुआ है, बाइनोमियल की बात कर रहा है तो वो किसके इक्वल होगा, तो निकालिए एनपी होता है मीन इक्वल टू जब एनपी होता है, मीन ही पूछ रहा है ना, मीन एनपी तो एन इंटू पी 4 इंटू 1/3, सिंपल। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 इतना है Q3 इतना है, मीडियन पूछ रहा है, मीडियन का ये फॉर्मूला था, दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए और ये कितना बचेगा u 2u, तो u निकालेंगे तो 66.69, और मीन मीडियन दोनों इक्वल होते हैं, मीडियन और मीन किसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो 66.69। अगला ये मीन वेरिएंस दोनों दिया हुआ है, तो रिलेशनशिप बताइए दोनों के बीच में, तो ये सिमेट्रिक है, क्या है p जो है वो लोअर होगा q का। देखिए कैसे निकाला, ऊपर वैल्यू गिवन है, बस कुछ नहीं किया, एनपी क्यू निकाला, पी कैसे निकाला, क्यू गिवन था, तो क्यू गिवन था तो हम जानते हैं कि पी अगर निकालना तो 1 में से माइनस कर दीजिए, तो 1 माइनस 3/5, तो यानी कि 2/5 वो आ गया। उसी तरह से वेरिएंस 3 था तो एनपी क्यू 3 हो गया, ठीक है। और इसमें हम देख रहे हैं कि लोअर है, क्या पी जो है वो लोअर है क्यू से। आगे इन पोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन x = 4 एंड x = 5 ऐसा है, पैरामीटर ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर पूछ रहा है, तो देखिए पहले आप x = 5 लीजिए, फिर x = 4 लीजिए, ये देखिए, और इनमें जब पैरामीटर निकालते हैं तो m = 5 आपका आएगा। एरिया बिटवीन, वो देखिए इन दोनों बीच के एरिया की बात करें कितना परसेंट, तो 95%। ऊपर क्वेश्चन था 95% एरिया के बीच में कौन लाई करता था, ये दोनों आंसर लिखना था, +1 पॉइंट -1 पॉइंट, ये जो 9696 था। अब पूछ रहा है कि 9696 में कितना होता था, 95%। एरिया अंडर u + 30, देखिए फिर से रिपीट कर दिया, यानी कि 99.73%। आइए फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कहता है मीन वेरिएंस इक्वल होता है, देख रहे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फाइंड द मोड, मोड को फाइंड करें, n अगर इतना है और p अगर इतना है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मोड इक्वल टू क्या होता है, n + p, n + 1 × p, तब 15 + 1 × 1/4, तो उससे आपका आएगा n = 4। चलिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बताइए, अगर x = 2 है और दूसरा जो है 1/2p x = 3 है, तो m फाइंड कीजिए। बस कुछ नहीं, दोनों को अलग अलग लिए लेफ्ट राइट में और फाइंड किया, उसमें m हमारा 6 आ जाएगा, सिंपली लास्ट में पुट कर देना। नीचे देखिए एक में 3 2 और ये 1/2 जो लिखा हुआ था एक्स्ट्रा, वो 1/2 एक्स्ट्रा हमने रहने दिया, यानी कि सिंपली फार्मूला दो जगह लिखा और उसमें 1/2 एक्स्ट्रा दिया हुआ था, ये देखिए 1/2 तो 1/2 ले लिया, और उसमें पता चला कि इधर आ रहा है क्या 2 × 6 और इधर 2 और इधर आ रहा है आपका सिर्फ 2, दोनों से डिवीजन करने पर m = 6 आपका आ जाएगा, और ये ऊपर वाले कट जाएंगे। आगे आइए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r और x एंड y व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r बिटवीन x y कब होगा, r का जो है कोरिलेशन बताना है। तो देखिए कोवेरिएंस ऑफ x y बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, डायरेक्टली फार्मूला लगाएं 0.97 माइनस में आ जाएगा। अब ये देखिए ये फार्मूला दिया हुआ है, ये जितना पॉइंट लिखा गया है तो इससे घबराइए मत, इससे देखिए कि कौन सा फार्मूला इसे बनता था, फार्मूला सिर्फ याद रखिए, इसे याद करने पर याद है कि ये फार्मूला बनता था। ये फार्मूला जैसे ही बना फार्मूला में पुट कीजिए, वैल्यू निकालिए 0.92। ऐसा लंबा दिया रहेगा तो घबराइएगा नहीं, सिर्फ ये ध्यान दीजिएगा कि लंबा फार्मूला किसका था और वो फार्मूला क्या था। यहाँ पे भी देखिए कुछ वेरिएबल दिया हुआ है, बाइवेरिएट डेटा, फॉर बाइवेरिएट डेटा द फॉलोइंग रिजल्ट्स वे आर ऑब्टेन फ्रॉम द टू वेरिएबल्स x एंड y, से दो वेरिएबल से निकाले गए हैं डेटा, ये तो बोल रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 60 है, तो y का वैल्यू निकालते हैं, सिंपली आप y पे निकालिए, तो y = आप निकालें 27.9, ठीक है, विच इज इक्वल टू -1.5 x - 53.2। तो उसी प्रकार से x आपका आ गया 60, तो जब ये आपका आ गया 60 तो आपको पता है कि ये जो है वो इंटू से यानी मल्टीप्लीकेशन में डिपेंड करता है, तो -1.5 × 60 जब आप करें और किस में से
आप y के टोटल वैल्यू में से आप माइनस किए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बी वाई एक्स दिया हुआ है, ठीक है, -1.5, तो -1.5 जो दिया हुआ है -1.5 इंटू बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई निकालें तब कितना आ गया, क्या आया, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 107.5 में से माइनस किया तब आ गया 17.7। रिग्रेशन ऑफ इक्वेशन y ऑफ x यही था, और उसमें y फाइंड करना था। तब देखिए अगला, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रैंक डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 10 एंड 22 है, तब द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन क्या होता है। रैंक कोरिलेशन का हमारा ये फॉर्मूला होता है 6 सबमिशन d स्क्वायर बाई n अंडर रूट इंटू n स्क्वायर माइनस 1, तो उसमें जब जैसे आप फाइंड किया तो 13/15 सॉरी, ये देखिए फिर से लंबा कर दिया, यानी कि हम जान रहे हैं कि ये जो आइटम्स है इनका फॉर्मूला क्या होता है, तो सबका फॉर्मूला, इनका फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला पे डालें और 0.95 फॉर्मूला ये याद रखिएगा, dx dy एक साथ ऐड किया, फिर dx dy समीशन मल्टीप्लाई किया अलग अलग दोनों का, फिर वही है dx स्क्वायर अलग अलग किया, और फिर dy स्क्वायर एक साथ माइनस कर दिया, हो गया। रैंक कोरिलेशन द एसोसिएशन नीड नॉट बी लीनियर, किस में, यह क्या है, सही है, कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन में एसोसिएशन क्लियर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये बात जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। कोफिशिएंट रैंक कोरिलेशन ऑफ मार्क्स 10 स्टूडेंट का है, इंग्लिश इकोनॉमिक्स में 0.5, लेटर डिस्कवर द डिफरेंस बिटवीन टू सब्जेक्ट ऑब्टेन्ड बाय वन स्टूडेंट वाज रॉन्गली टेकन एज 3 इंस्टेड ऑफ 7, तो लेना चाहिए था 3, रॉन्गली टेकन एज 3 ले लिया, गलती से लेना था 7, तो क्या करें, अब टोटल निकालें और टोटल में से जो राइट है उसको ऐड करें और जो रॉन्ग है उसको माइनस करें, तो सब कुछ निकाल लिए, टोटल में 82.5, तो 82.5 में आप रॉन्ग माइनस किए और राइट जो है वो ऐड किए, तो कितना आ गया 0.26, समझ गए। आगे आइए, गिवन डेटा, इसमें क्या है, bx y दिया हुआ है, by x दिया हुआ है, और पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, तो सिंपली आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए स्क्वायर लेकर, इसको r स्क्वायर इक्वल टू by x bx y, क्यों, क्योंकि इधर रूट होता है तो रूट को उधर ले जाएंगे तो वो स्क्वायर वाला हो जाएगा, 0.65, तो क्या हो जाएगा 0.64। अगला ये, द मेथड अप्लाइड फॉर डिराइविंग रिग्रेशन इक्वेशन किससे होता है, ये तो लीस्ट स्क्वायर से आता है ना। The correlation coefficient between two variable is 1, then the two lines of regressions are, कैसे होंगे वो कोइंसिडेंट हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। If the sum of the square of the difference of the rank is 50 and the number of items is 8 आइटम्स है, then the value of the rank correlation coefficient क्या हो जाएगा, तो वही सीधा फॉर्मूला लगाइए और उससे आंसर निकालिए 0.40। अगला देखिए, the coefficient correlation is significant if, कब significant होता है, जब r is equal to और greater than 6p and e। आगे द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज -1/2, द वैल्यू ऑफ द by(x) इज इक्वल टू -1/8, तब by(x) क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाइए सीधा, r स्क्वायर इज इक्वल टू bxy इंटू by(x) होता है, तो उसी से एक वैल्यू दिया हुआ है, एक इसमें वैल्यू नहीं दिया, by(x) का वैल्यू नहीं दिया, तो by(x) से निकालेंगे तो आपका आएगा -2। अब बोल रहा है कि रैंक ऑफ द टू -1 कैरेक्टरिस्टिक बाय टू जजेज आर इन रिवर्स ऑर्डर, देखिए रिवर्स ऑर्डर में है तो रैंक कैसे हो जाएगा -1 सिंपली, और ये किसका पूछ रहा था, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की बात कर रहा है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर दोनों जजेज जो है रिवर्स ऑर्डर है -1 में हो जाएगा। इक्वेशन बनाकर आप फाइंड कर सकते हैं, रैंक कोरिलेशन में कोएफिशिएंट जो है वो 2 मार्क्स का दिया 0.6, उसमें भी वही है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस जो है वो 66 है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप कितना हो जाएगा, तो सिंपली आप फॉर्मूला लगाइए और टोटल पहले जो गिवन है उसको बाहर लिख दीजिए, और n इंटू नंबर नहीं गिवन है तो नंबर आप n लेकर फाइंड कर लीजिए, कितना जाएगा आपका, यह जाएगा 10। कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन x एंड y विल बी नेगेटिव, कब नेगेटिव हो जाएगा, जब x इंक्रीज करेगा y डिक्रीज करेगा। p जो है सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, द क्वांटिटी p स्क्वायर इज नोन एज, क्या कहेंगे उसको, कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, r स्क्वायर एक्सप्लेन वेरिएंस बाय टोटल वेरिएंस, यही होता है उसी से। अब देखिए इसमें से क्या होता है कि अर्थमेटिक मीन जो होता है ना वो ग्रेटर होता है देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आगे आइए, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशंस x एंड y सीरीज फ्रॉम देयर मीन इज 0, द कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन विल बी, क्या हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला लाइक कोवेरिएंस ऑफ xy बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, उससे आपका फॉर्मूला जब आप लगाएंगे और ऊपर जो आपका 0 आएगा उससे आपको पता चलेगा कि आंसर जो है वो 0 आ रहा है। रिग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स आर, कैसा होता है रिग्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, ठीक है, स्केल से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए गिवन x बार 16 एंड कितना है 4.8 और y बार जो है 20 एंड 9.6, इसका जो है वो पूछ रहा था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एंड r इनटू x, क्या पूछ रहा है bxy, यही पूछा, व्हाट विद द रिग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट x ऑन y, तो bxy x ऑन y निकाल दिए तो सीधे निकलेगा byx 0.3।
अब देखिए दो लाइन है, इक्वेशंस दिया हुआ है, रिग्रेशन y ऑन x क्या होगा, तो आप जब फाइंड करेंगे टोटल by(x) bxy दोनों को निकालेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको एनी ऑफ द टू लाइंस कैन बी रिग्रेशन, दोनों में से कोई भी रिग्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि r जो है दोनों में लोअर है 1 से, तो r जब दोनों में 1 से लोअर होता है, देखिए यहाँ पे एक में आप अगर by(x) निकालें और दूसरा में by(x), दोनों में जो है वो 1 से कम आया है, यानी कि C, कोई भी दोनों में से सही है या बहुत भी कर सकते हैं, r से कम होनी चाहिए। वैसे ही दूसरा में देखिए x/8.4 दिया हुआ है, कोवेरियांस है दोनों के बीच में, दोनों वेरिएबल है, और दोनों का वेरियांस जो दिया हुआ है, जैसे कि देखिए कोवेरियांस तो 8.4 है, वेरियांस इतना इतना है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट से कोरिलेशन बताना है, तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है ये देखिए, कोवेरियांस ऑफ xy बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, सीधे निकाले ऊपर से स्टैंडर्ड डेविएशन, क्यों? क्योंकि वेरियांस दिया था तो उससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए और फॉर्मूला से 0.28 आ जाएगा। अब देखिए 4 बाइवेरिएट डेटा 2 टाइम्स ऑफ रिग्रेशन आर 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214 एंड इसका जो वैल्यू है 0, वैल्यू ऑफ x बार एंड y बार ये पूछ रहा है। डायरेक्टली दोनों के इक्वेशन को जो है वो सोल्व कीजिए और उससे आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 13 एंड 17। आगे आइए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, क्या अफेक्ट करता है, चेंज ऑफ स्केल ओनली, नॉट, क्या बोला है, विच वन अफेक्ट, हाँ अफेक्ट, वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज, क्या होता है, मोर देन यूनिटी, यूनिटी से ज्यादा होनी चाहिए, एंड अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी, सही बात है, सी 45 का। 46 y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टैंडर्ड डेविएशन xy का इतना इतना है, कोएफिशिएंट जो है कोरिलेशन दोनों का इतना इतना दिया हुआ है, तो रिग्रेशन निकालिए y ऑन x, सिंपली फॉर्मूला पे पुट कीजिए, पहले by(x) निकालिए, उससे जो है आपका 1.28 आ गया, और आगे जाकर आप जो है प्लस 0 समथिंग आ रहा है, तो क्या हो जाएगा b 1.28 आ रहा है, यहीं पे निकल गया था, by(x) निकालना है ना, हाँ, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है bxy इंटू by(x), तो वहाँ पे by(x) का वैल्यू जो है वो नहीं दिया था, तो by(x) इक्वल टू r स्क्वायर इंटू जो y(x) को दोनों को कर दिए, स्टैंडर्ड डेविएशन को बेस में बदल दिए दोनों का, तो निकल गया 1.28 आ गया। ये द कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल x और y है, क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन है ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। 49 इफ द टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड, कोरिलेटेड नहीं है, तब रिग्रेशन लाइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, कोइंसिडेंट थोड़े होगा। इफ द कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y इज 25 एंड द वेरिएंस ऑफ x एंड y आर 36 एंड 25, तब क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है, तो वही फॉर्मूला लगाइए सिंपली, कोवेरिएंस ऑफ x y बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, उससे क्या आ जाएगा आपका 0.833। अगला देखिए, अगला बोल रहा है कि एक्स वाई जो है डिनोट करता है अरिथमेटिक मीन को, एंड डिनोट द स्टैंडर्ड डेविएशन को, ये डिनोट कर रहा है रिग्रेशन कोएफिशिएंट को, ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ये एक्स बार वाई बार, सिंपली। स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रैंक बिटवीन द टू वेरिएबल विल बी, क्या हो जाएगा, दोनों वेरिएबल में 0 रहेगा। देखिए यहाँ पे एक्स वाई सीरीज है, कोरिलेटेड है और दो लाइंस गिवन है, तो कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट फाइंड कीजिए, तो दोनों को इक्वेशन को आप लेकर फाइंड करेंगे, आपका आएगा 2/3। अब देखिए y इज इक्वल टू 18x प्लस 5 एंड द रिग्रेशन लाइन जो है y ऑन x जो है ऑफ bxy, वो क्या हो जाएगा, अगर y इज इक्वल टू 18x प्लस 5 है, द लाइन एंड द इज द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ये रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑफ x है, तब b/x क्या हो जाएगा, तो सिंपली 18x मान लीजिए जो दिया हुआ है ये, ठीक है, इक्वल टू अब 18x प्लस 5 जो ये वाला दिया हुआ है, दोनों को जब आप फाइंड किए अलग अलग किए तो आपको पता चला कि 1/18 आ रहा है। अब देखिए r जो है वो कैसा होता है कार्ल पियर्सन में, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, देन द टू रिग्रेशन लाइन क्या होगा, एट ए राइट एंगल, इफ r बी द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, r जो है कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट कोरिलेशन है एक बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में, तब टू रिग्रेशन लाइन राइट एंगल पे क्या होंगे, 56 का जो है वो हो जाएगा b, क्या होंगे 0, राइट एंगल की बात किया। इफ द रिग्रेशन इक्वेशंस आर इतना इतना इतना, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 1 है, तब कोएफिशिएंट कोरिलेशन निकालिए, दोनों को ले लीजिए वैल्यू और उसे फाइंड करें तो 0.87 आ जाएगा आपका। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप क्या किए bxy और यहाँ पे भी bxy, अब दोनों में वैल्यू पुट कर दिए, क्या r इक्वल टू bxy इंटू by(x), यही होता है रूट में, फाइंड कर दिए दोनों का। द कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल x y इज इतना एंड द कोवेरिएंस इज 7.6, इफ द वेरिएंस ऑफ x इज 9, तब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो सिंपली फॉर्मूला लगाइए, कोवेरिएंस ऑफ x बाय कोवेरिएंस ऑफ y एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और आंसर आ जाएगा 9.048। टू वेरिएबल है x y रिलेटेड अकॉर्डिंग टू 4x प्लस 3y, देन द x एंड y आर, ये क्या हो जाएंगे, अगर ये जो है
ये क्या है, रिलेटेड है दो वेरिएबल से एक्स वाई का, तो एक्स और वाई क्या हो जाएगा, निगेटिव रिलेटेड है। क्यों, यहाँ पे बीच में प्लस आगे जाके माइनस जाएगा, क्योंकि जैसे ही इसका रिग्रेशन फाइंड करें वो आ रहा है माइनस। देख रहे हैं, बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों को फाइंड करें तो दोनों निगेटिव आ रहा है। अब देखिए डिटरमाइन कीजिए कोएफिशिएंट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो पूरा फॉर्मूला गिवन है, तो जैसे ही सब कुछ गिवन है तो वहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, किसका, समीशन डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर, ये किसका है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। ऊपर कोवेरिएंस निकाल दिए और नीचे स्टैंडर्ड डिवीजन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, और देखे कि आंसर आया 0.89। प्राइस एंड डिमांड, ये किसका कैसा रिलेशन है, निगेटिव रिलेशन, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा। टू रिग्रेशन लाइंस फॉर बाई वेरिएट डेटा इतना इतना है, तो कोएफिशिएंट कोरिलेशन डायरेक्टली लगाइए फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ वाई और कोएफिशिएंट बाई एक्स, बी एक्स वाई पूछ रहा है, तो द कोएफिशिएंट कोरिलेशन शुड बी, तो इससे आप फाइंड करेंगे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों में, तो देखते हैं कि पॉजिटिव आता है निगेटिव, तो उसका जो वैल्यू आया वो है +2√2/5। ये देखिए r इक्वल टू व्हेन द ईच इंडिविजुअल गेट्स एग्जैक्टली अपोजिट रैंक बाय 2, अलग अलग है, तब रैंक कोरिलेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा यार, -1 रहेगा, दो जजेस अलग अलग दे रहे हैं। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू वेरिएबल इज 0, दो वेरिएबल उन दोनों के बीच में कोरिलेशन 0 है, तब ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा। आगे देखो इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस इक्वेशन दिया हुआ है, कोएफिशिएंट कोरिलेशन पूछ रहा है, सिंपली बी एक्स वाई बी वाई एक्स लगाएंगे और आपका आ जाएगा -1/√2 आ जाएगा। टू रिग्रेशन लाइन जो है वो गिवन है, वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट कोरिलेशन पूछ रहा है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो उसमें भी सिंपली फॉर्मूला लगाइए, कोएफिशिएंट ऑफ वाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी एक्स वाई इक्वल टू, और दोनों में जैसे ही निकालेंगे तो बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों निकल जाएगा, और दोनों को रूट में कर देंगे इनटू, तो आ जाएगा 0.6। अगला, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज करेक्ट, फॉर्मूला है डायरेक्टली बी वाई एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, सही तो है, बी सही है, फॉर्मूला था डायरेक्टली। इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट्स एंड द नंबर ऑफ क्लेम्स दे हैव टू पे देयर इज, कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव है, प्रॉफिट हो रहा है फिर चला जा रहा है, निगेटिव की बात है। आगे आइए, इफ द कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल इज 0.90 देन व्हाट विल द कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन क्या हो जाएगा, तो कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन हो जाएगा आपका 0.81 ना, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया बन गया, आर स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला। द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन बिकम आइडेंटिकल, कब हो जाएगा, जब या तो r इक्वल टू 1 या r इक्वल टू -1। ओहो, r इक्वल टू 0.6 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या हो जाएगा, 0.6 का स्क्वायर, कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन क्या होता है, r स्क्वायर, 0.36। देख रहे कितना आसान है। टू रिग्रेशन लाइंस पासिंग थ्रू, दो रिग्रेशन लाइन पास हो रहे हैं, रिप्रेजेंट मीन्स होता है, यही होता है ना। हाँ, आगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन अफेक्ट द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, क्या चेंज ऑफ स्केल सिर्फ करता है भाई, ओरिजिन नहीं। रिग्रेशन लाइन जो है वो 3x + 2y बराबर 100 है, द वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई निकालना है, तो बस फॉर्मूला लगाइए, बी एक्स वाई इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y ऊपर रहने दीजिए और x नीचे, और -2/3 आंसर आ जाएगा। इन ब्यूटी कंटेस्ट 10 कंपटीटर्स हैं, रैंक ऑफ दिस कैंडिडेट्स जो है जज करते हैं 2, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रैंक इज 44, द रैंक कोरिलेशन निकालना है आपका, तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाइए और आपका रैंक कोरिलेशन जो है वो आएगा 0.73। The coefficient correlation between the temperature of the environment and the power consumption is, कोई रिलेशन इन दोनों का, यस, दोनों सीक्वेंस में जाते हैं, अगर ज़्यादा जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा ज़्यादा पावर कंजप्शन होगा, ये पॉजिटिव है। The coefficient correlation between x and y is 0.6, x and y value are multiplied by -1, the coefficient correlation will be, तो देखिए 0.6 का 0.6 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये अनचेंज रहेगा, ये इम्पैक्ट मल्टीप्लिकेशन से नहीं होता, ये प्लस माइनस होता है, ठीक है। आगे आइए, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट, क्या था पहले क्वेश्चन, द कोरिलेशन एक्स एंड वाई जितना एंड एक्स मल्टीप्लाइड बाय -1 देन द कोएफिशिएंट कोरिलेशन में अनचेंज रहेगा, हाँ वही तो, प्लस माइनस से इम्पैक्ट होता है। ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट किस पे, ओरिजिन पे, स्केल पे नहीं, ओरिजिन पे होता है रिग्रेशन, इसलिए तो इसमें क्योंकि ये ओरिजिन पे होता है इसलिए कोई इंपैक्ट नहीं होगा, 0.6 का 0.6 ही रह जाएगा। r इक्वल टू 0.6, तो नॉन डिटर्मिनेशन, ओहो हो, डिटर्मिनेशन कितना हो जाएगा, तो 0.36, अब 1 में से 0.36 माइनस कीजिए, नॉन डिटर्मिनेशन की बात कर रहा है तो वो हो जाएगा 0.64। ये देखिए द कोएफिशिएंट कोरिलेशन r इज दी क्या है, अब द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट bx y by x क्या हो जाता है यार, r देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है, कैसे, r स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, यही होता है ना, तो वही होता है, जी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए एच इंटू
ए इंटू एच होता है, अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, किसका जीएम स्क्वायर, तो वही है आर स्क्वायर जो है वो जीएम की तरह काम करता है। ये देखिए जीएम 90। इफ देयर इज ए कांस्टेंट इंक्रीज इन द सीरीज देन द कोरोस्पोंडिंग ग्राफ विल बी, कैसा हो जाएगा, अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, समझ गए। ओके, इफ द प्लॉटेड पॉइंट इज स्कैटर डायग्राम आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, तब क्या होगा, अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड तो पॉजिटिव है भाई। कुमुलेट क्या है, कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल इज, कैसा होता है, चाहे पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। अगला ये द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज डिफाइंड बाय द फार्मूला, किस फार्मूला से डिफाइन किया जाता है, डिटरमिनेशन आर स्क्वायर से डिफाइन किया जाता है सिर्फ, सी बोथ ए एंड बी। तो इसमें भी अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस बाय टोटल वेरिएंस या फिर एक्सप्लेन्ड वेरिएंस बाय टोटल वेरिएंस। देख रहे हैं 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड यानी कि एक्सप्लेन्ड हो गया, और नीचे भी वो वाला लिख दिया यानी कि सी, सब कुछ सही है। द मेथड ऑफ द कनकरेंट डेविएशन ओनली द डायरेक्शन ऑफ द चेंज, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, आर टेकन इनटू अकाउंट इन द कैलकुलेशन ऑफ, किस चीज के कैलकुलेशन में भाई, कोएफिशिएंट कोरिलेशन में कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस लेते हैं। द कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज क्या है, डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, क्या होता है ये होता है इंडिपेंडेंट, कोई लेना देना नहीं है। आगे आइए, इन केस ऑफ द स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल द डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार अप्लाइंग द ब्रेक, कोरिलेशन इज ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो वो रुक जा रहा है, तो ये कैसा हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन। रिलेशन आर स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 500 बाई 300 इज नॉट पॉसिबल, क्या सही है गलत है, सही है पॉसिबल है। लिख रहा है कि 500 बाई 300 इज नॉट पॉसिबल, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, नहीं पॉसिबल है, ये देख लीजिए फाइंड करके। अगला देखिए, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन, किसमें, -1 + 1 भाई इंक्लूसिव। द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कहाँ, मीन पे। द टू लाइन ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट मीन, दो लाइन दिया हुआ है और कुछ कह रहा है रिग्रेशन लाइन y ऑन x निकालना है, तो y ऑन x दोनों में निकाल लीजिए, तब यहाँ पे आंसर जो आएगा वो ये आएगा। क्यों, क्योंकि x + 2y ये वाला जो है वो सही है, और 2x + 3y - 8 = 0 वाला गलत है। ठीक है, कोएफिशिएंट का क्यों, क्योंकि एक को जब आप किसी भी एक को आप लीजिए, ये जो नीचे दिया हुआ है ना ऑप्शन, किसी एक को लीजिए और उसमें देखिए कि ये जो 1 से कम आ रहा है कि नहीं, जिसमें नहीं आ रहा है गया, तो देखना कि ए में जो है वो कम है आर की वैल्यू, तो वो हो जाएगा सही आंसर ए। दूसरा जो है वो ये नहीं था। इफ द टू ऑफ द रिग्रेशन लाइंस आर 3x, इतना इतना दो लाइन है, देन द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो सिंपली दोनों को जो है कोएफिशिएंट वाला फार्मूला लगाइए, byx bxy, और byx और bxy का ऊपर निकाल लीजिए, इधर जो है आंसर आ जाएगा 0.5। आगे, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑन द चेंज ऑफ ओरिजिन, इंडिपेंडेंट रहता है। The correlation coefficient between the variables of x and y is 0.5, then the correlation coefficient between the variable 2x - 4 and 3 - 2y is, वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा -0.5। सिंपल फॉर्मूला लगाइए कोएफिशिएंट वाला, निकाल दीजिए, आर यू भी इक्वल टू -rxy, बस खत्म। अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, अर्थमेटिक की बात कर रहा है भाई, कोएफिशिएंट कोरिलेशन की बात नहीं कर। अगला ये, तो उसका आंसर बी। अगला ये दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कि द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन क्या होता है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, सबको देखे तो इक्वली ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी 0 हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबल एरर, इसमें पूछा प्रोबेबल एरर क्या होता है, प्रोबेबल एरर था 1 - r²/√n, इसका आंसर कितना आ रहा है, बी 0.067। देख रहे हैं, स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द गिवन डेटा पूछ रहा है, ये जो है वो आपका गिवन देता है, समीशन ऑफ d² दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला पे अप्लाई कीजिए और आप आंसर लाइए, r = 0.82। अगला, अगर दो लाइन है गिवन इतना एंड x + y, अगर दो लाइन दिया हुआ है तब सो x + 2y - 5 = 0 इज, ये क्या हो जाएगा, तो इसको जब जैसे हम कंपेयर करेंगे bxy byx से, इसका वैल्यू r से 1 है या बेसी कम है, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो ऑप्शन है y ऑन x, ये r को डिफाइन कर रहा है, इसका वैल्यू 1 से कम है। क्यों, क्योंकि ये देखिए 3/4 आया है। तो तीनों को आप कंपेयर, ये जो दोनों है ना, दोनों को जैसे ही आप फाइंड करेंगे ना तीनों को, तो जो सही आंसर आएगा टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, तो वो आएगा y ऑन x। फाइंड द कोएफिशिएंट कोरिलेशन ऑफ रिग्रेशन, अब इसमें कोएफिशिएंट कोरिलेशन फाइंड कीजिए इन दोनों का, सिंपल है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए, bxy byx निकालिए, इसमें आ रहा है 0.5।
0.5 नहीं, -0.5 आएगा, सॉरी। अगला ये देखिए -0.5। If the plotted points are scattered diagram lie from upper left to lower right, अच्छा, तब कोरिलेशन कैसा हो जाएगा? भाई कोई कोरिलेशन नहीं है। पॉजिटिव ऐसा होता है, निगेटिव ऐसा होता है। Plotted remains scattered diagram lie from the upper left to lower right, then calculation is negative होता है। ओहो, वही तो, आगे नेगेटिव होता है। द नंबर ऑफ द टेस्ट एडिक्वेसी, ये क्वेश्चन हर जगह देखे होंगे आप, मैट में भी है। कितना है? 4 टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, ये सारे हैं टेस्ट। अब लास्ट में आ गया इंडेक्स नंबर में। अगला ये द नंबर ऑफ द टेस्ट एडिक्वेसी, ओहो 4 यार। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सब कुछ दिया हुआ है, P1 पिछले का, दूसरे का, और फॉर्मूला डायरेक्टली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला है, जिसमें ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला पर डायरेक्टली हम पेश किए। क्यों? P1 पहले निकालेंगे। P1 कैसे निकलेगा ये देखिए, Q0 निकालें, और फॉर्मूला पहले हमको याद रहेगा ना, सिर्फ फॉर्मूला, तो उसी के बेस पे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या क्या आएगा ऊपर वाले गिवन से, और डायरेक्टली निकालेंगे 118.77। यहाँ पे भी देखिए 2050 अर्निंग है, बेस पीरियड है, सैलरी जो है करंट पीरियड का जो है सेम ही है, और ये दिया है कि सबमिशन ऑफ W जो है वेजेज इतना है और IW इतना है। तो आप इसका आंसर सबमिशन ऑफ IW बाई W होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो जैसे निकाले तो 41.16 है। अब उसी से हमको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये जानते हैं 100 इंटू एक्स, और ये 114 जो आया 141 वो इससे हो जाता है 2000 से। तो इससे जैसे इंडेक्स फाइंड करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो उसका आएगा 2906। अगला ये बोल रहा है कि बॉली का जो नंबर एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ किसका होता है? तो वो तो एवरेज होता है, किसका किसका? लेस्पेयर और पासी का। तो ए देख रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बहुत आएगा। फिशर्स एंड आइडियल फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग आइडियल नंबर इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइज द, क्या सेटिस्फाई करता है? फिशर का आइडियल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर क्या वो कहता है? वो कहता है आपका यूनिट टेस्ट एंड फैक्टर टेस्ट दोनों को सेटिस्फाई करता है। कौन सा? फिशर का आइडियल फॉर्मूला। अगला ये अगला क्या है? कैलकुलेट द फिशर इंडेक्स, वही फाइंड कर रहा है। तो यहाँ पे P1 Q1 जो भी ऊपर गिवन है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ फाइंड कर लेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला EP1 जो दोनों का फॉर्मूला सबमिशन होता है फिशर वाला, दोनों को जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो 49.313। सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय सिंपल ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्राइस रिलेटिव एंड द वेटेज ऑफ एग्रीगेटिव विद द फिक्स्ड वेट्स, यही होता है बी। अगला ये देखिए एक डेटा दिया हुआ है, जनरल जो है इंडेक्स पूछा, तो जनरल इंडेक्स वही होता है IW बाई समीशन ऑफ W। तो सिंपली निकाल दीजिए IW क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लीकेशन कीजिए और फिर इसका समीशन दोनों का एवरेज मतलब डिवीजन। द कॉस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड टू फाइंड रियल वेजेज बाय द प्रोसेस ऑफ, किसके प्रोसेस से? डीलिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। आगे आइए, द प्राइसेज ऑफ कमोडिटी इन द ईयर इतना इतना गिवन है, टेकिंग 1980 को बेस ईयर मानना है। तो ये देखिए मान लिए और कैलकुलेट कर दिए, तो उससे आ गया हमारा 83.33, 25/30 इंटू 100, सही है। ये भी देखिए एक डेट दिया हुआ है, मार्शल एड्सवर्थ इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो मार्शल एड्सवर्थ का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे आएगा 114.19। सिंपली फॉर्मूला लगाइएगा और ये सब का कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगला देखिए ये इनकम दिया हुआ है सभी का, कंज्यूमर का प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, और पूछा बेस ईयर भी दे दिया, और पूछ रहा है डियरनेस अलाउंसेज ऑफ बिलो इज पेड, ये पूछ रहा है कि कब दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, ये पूछ रहा है अमाउंट। तो 4500 अमाउंट दिया जाएगा। इंडेक्स का फॉर्मूला लगाइए और डायरेक्टली सैलरी 250 इंटू 300 बाई 100, जैसे लगा तो 7500 आ गया, 7500 ऊपर 3000 है, एक्चुअली रिसीव कर लिया तो बचा हुआ 45 उसको मिलना चाहिए। P10 इज द इंडेक्स फॉर द टाइम, किसका किसका है? 0 और 1 का है, ये इधर 0 1 आ गया। ये एन इंक्वायरी इंटू, देखिए ये भी सब कुछ है जो फॉर्मूला टोटल दिया हुआ है, पूछ रहा है वेटेड अर्थमेटिक मीन प्राइस रिलेटिव, टोटल चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। वेटेड का फॉर्मूला आप लगाएंगे समीशन PW बाई W और डायरेक्टली लगा देंगे तो इतना आएगा आंसर। वैसे ही शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या ये होता है? सही है, बिल्कुल सही है, यही होता है। दूसरा देखिए सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया और पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि सही क्या है? मार्शल एड्सवर्थ जो है वो इतना आएगा। ये सब कुछ फॉर्मूला आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए सब कुछ निकाला और फॉर्मूला लगा दिया, किसका लगाया? मार्शल एड्सवर्थ का और फिशर्स का, दोनों का लगाया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया एक साथ। तो क्या आ जाएगा इसका? एड्सवर्थ का आ गया, एड्सवर्थ मार्शल एड्सवर्थ से पूछ रहा था 91.532, मार्शल एड्सवर्थ से पूछ रहा था तो मार्शल का आ गया। कितना आंसर था? सी, मार्शल एड्सवर्थ इंडेक्स नंबर इज गुड फॉर ऑब्जर्वेशन
टू फिशर्स इंडेक्स नंबर, मतलब दोनों के बीच में पूछ रहा था कौन सा अच्छा होगा, तो वो हमने निकाल दिया। मार्शल एडवर्ड इज गुड अप्रोक्सीमेशन, क्यों? क्योंकि उससे अच्छा वैल्यू आउटकम हमें मिल रहा है 91,532, जबकि वो दे रहा है 91,527। तो मार्शल एड्सवर्थ वाला क्या है, सही है, क्यों? क्योंकि वो जो है थोड़ा सा लो दे रहा है। लेस्पायर एंड पास्ची का मेथड क्या सेटिस्फाई करता है, टाइम रिवर्सल को? नहीं, तो डू नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल। चेन इंडेक्स नंबर, चेन इंडेक्स जो है कैलकुलेशन, उसका फॉर्मूला बताइए। चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर बाई 100, यही होता है बी इंटू लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर। अगला ये देखिए डेटा दिया हुआ है पूरा, कितना किसका प्राइस बढ़ रहा है, राइस का बढ़ रहा है, वीट का बढ़ रहा है, और पूछा क्या है, द प्राइस ऑफ क्लोथ, ओ हो, हाउ मच डिड क्लॉथ रोज इन द प्राइस ड्यूरिंग द ईयर। तो प्राइस ऑफ क्लॉथ पूछ रहा है, यानी कि सिंपल एवरेज हम डायरेक्ट प्राइस रिलेटिव वाला लगा देंगे, प्राइस की ही बात कर रहा है। तो EP1 बाई EP0 वो लगा दिए इंटू 100, तो ऊपर वाला जो था EP1 उसका समेशन 475 प्लस 50 एक्स ऊपर दिया हुआ है। एक्स हमने किसको माना, 2005 का जो प्राइस होगा उसको एक्स, और बेस वाला जो नीचे था वो 4, और उससे हमें पता चला कि वो आ रहा है 1.30। क्लॉथ इतना से ऊपर गया है। The ratio of the price of the single commodity for the given period to its price in another period is called, क्या होगा, the ratio of the price of a single commodity in a given period to its price in another। दोनों पीरियड के कंपैरिजन कर रहे हैं प्राइस के, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो, तो उसको क्या कहेंगे, प्राइस रिलेटिव, प्राइस को रिलेट कर रहे हैं ना दोनों ईयर का। अब ये देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 100 एंड 200, वर्कर का रेंज हो गया है 300 से 500 तक, तो कुछ क्या रहा है कि द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गोज अप इतना, वर्कर इज रेंज फ्रॉम इतना इतना इतना, हेंस। अब यहाँ पे फाइंड कीजिए आप क्या, रियल वेजेज कितना है 1993 में, बेस लगाइए, तो 93 में इतना था और करंट में इतना है, दोनों को इंटू किए और बाई 200 से डिवाइड कर दिए तो 250। वैसे ही दूसरा में देखिए पास्ची का पूछ रहा है, पास्ची का इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो पास्ची का फॉर्मूला लगाएंगे हम सीधे। पास्ची का फॉर्मूला ये होता है, और जैसे ये फॉर्मूला देखें, यानी कि इन तीनों चीज़ों को हमें चाहिए, इन दोनों चीज़ों को, तो दोनों चीज़ों को हम यहाँ से फाइंड कर लिए, और जैसे ही फाइंड किए इंटू 100 करके हम निकाल लिए 105.28। डायरेक्ट रहता है। सर्कुलर टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं उसको, यही कहते हैं। 2009 का ये क्वेश्चन है, फिशर्स इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड रहता है फिशर वाला, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पायर एंड पास्ची। रूट में होता है इन पास्ची इंडेक्स वेट्स आर बेस्ड ऑन, वेट्स किस पे बेस्ड रहते हैं, करंट ईयर के क्वांटिटी पे। फिशर इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई नहीं करता है, सर्कुलर टेस्ट को। अब ये देखिए फॉर्मूला पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट सेटिस्फाई द अबव, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का, सबमिशन ऑफ P1 Q1 बाई P0 Q0। आगे ये टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल आर क्या है, ये टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी है। लेस्पायर इंडेक्स नंबर में क्या होता है, आर यूज्ड एज वेट्स, वेट्स किसको यूज करते हैं, बेस प्राइस को, बेस ईयर किसको चीज को, बेस ईयर के क्वांटिटी को यूज करते हैं हम, क्या, एज ए वेट। बोल रहा है कि लेस्पायर में बेस प्राइस तो आप यूज करते हैं, लेकिन एज ए वेट किसको आप रखते हैं, तो बेस ईयर के क्वांटिटी। आगे ये इन द डेटा ग्रुप बोल इज एंड लेस, क्या है, लेस्पायर इंडेक्स नंबर इज एज फॉलोज, दिया हुआ है इतना और इतना। तब पास्ची का, तो पास्ची वाला कुछ नहीं है, दोनों का सबमिशन लास्ट लेस्पायर और पास्ची का जो होता है एवरेज निकलता है, वो होता है बोली वाला। तो बोली का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि इस पे पास्ची फाइंड हो जाएगा अपने आप ही, जैसे एवरेज करेंगे पास्ची को पास्ची रहने देंगे तो P इक्वल टू आ जाएगा 120। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कॉमनली नोन एज, क्या कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अगला देखिए ये पूरा जो है वैल्यू दिया हुआ है और किसका पूछ रहा है, पास्ची का। था पास्ची का फॉर्मूला लगा देंगे और डायरेक्टली जो है वो आ जाएगा 261.36। अब पूछेंगे कि ये फॉर्मूला है तो इससे कैसे निकला, ये फॉर्मूला है तो इन सबको अलग अलग कर करके ये जो क्वांटिटी दिया हुआ है मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पे आया है। एस्पायर इंडेक्स नंबर इज 19, पास्ची जो है 160, तो फिशर्स कितना हो जाएगा, तो दोनों को अंडर रूट में इंटू कर दीजिए 120। अगला देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो गिवन है, किसने दिया है होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो ये दिए है लेस्पायर भाई साहब। अब फिशर्स इंडेक्स इज ऑब्टेन्ड बाय, कहाँ से, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पायर एंड पास्ची। द इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइस एट ए प्लेस 2008 में 225 है, विद 2004 एज ए बेस ईयर, देन देयर इज, तब क्या होगा, एवरेज इंक्रीज होगा, प्राइस में डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, एवरेज 125% इंक्रीज होगा। कैसे, आप सिंपली क्या है, इंक्रीज इन प्राइस बाई प्राइस ऑफ बेस ईयर, तो ऊपर हो जाएगा 125 बाई 100 इंटू 100, यानी कि 125 हो रहा है। 225 ही बोला था ना, अब बेस ईयर तो 100 ही होता है, तो यानी कि 125 से बढ़ा था सिंपली, तो 125%, ऐसे भी लिख सकते थे आप। ये देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है और यहाँ पे आपका जो है वो पूछ रहा है क्या,
सिंपल इंडेक्स नंबर, तो सिंपल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लगाएं और 160 आंसर लाएं। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर नॉट सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई नहीं करता है? सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। अगला देखिए, इफ द प्राइस ऑफ द ऑल कमोडिटीज इन अ प्लेस हैज इंक्रीज 20% एंड कंपेरिजन बेस ईयर प्राइसेस, देन इन कंपेरिजन टू द बेस पीरियड प्राइस, उसके बेस पीरियड प्राइस में 20% बढ़ा है, यानी कि 100 से 120 हो गया होगा सिंपली। अब देखिए ये पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है? फिशर का इंडेक्स नंबर, तो पूरा फिशर का इंडेक्स नंबर लिखे और पूरा फॉर्मूला उसमें डाल दिया, बन गया। कितना आया? 83.59। वैसे ही दूसरा भी देखिए, ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला जो होता है उसका ये होता है। अब इसके बेसिस पे सब कुछ हम कैलकुलेशन ऊपर से उठाए, ऐसे टोटल वैल्यू निकालें और इसमें पुट कर दिए। फिशर इंडेक्स नंबर 150, पाची 144, यानी कि दोनों के अंडर रूट हम कर देंगे तो उससे पाची जो